बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 3 के रेलिवेंट जो है हम डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम हमारे स्क्रीन पे मौजूद है, गेटिंग स्टार्टेड विद न्यूरल नेटवर्क्स। अब हम न्यूरल नेटवर्क्स का जो पीछे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर कोई थोड़ी बहुत डिस्कशन की है, उसकी फर्स्ट के अंदर थोड़ी बहुत हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ी है और सेकंड में हमने उसके प्रॉपर और फंडामेंटल कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डील किया है। अब हम थोड़ी सी एडवांस लेवल की स्टडी की तरफ जाएंगे और मुख्तलिफ टर्म्स जो हम पीछे इस्तेमाल करते रहे हैं उनका कुछ यहाँ पे ओवरव्यू भी होगा और कुछ नई टर्म्स भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो चलते हैं जी अपने थर्ड चैप्टर के, जिसके हमारे पास की कॉन्सेप्ट जो है वो स्क्रीन पे अवेलेबल है। दिस चैप्टर्स कवर्स, बुनियादी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर होंगे वो होंगे कोर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स के मुतालिक हमारे जो उसके कंपोनेंट्स के मुतालिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे डिटेल डिस्कशन की जाएगी। सेकंड पे हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कैरस, जो बिल्ट इन लाइब्रेरी ही है टेंसर फ्लो के अंदर, उसके मुतालिक भी यहाँ बातचीत होगी। सेटिंग अप ए डीप लर्निंग वर्क स्टेशन, और डीप लर्निंग को आपका जो उसका वर्क फ्लो है पूरे डीप लर्निंग का, वो यहाँ पे उसका ओवरव्यू भी दिखाया जाएगा। यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स टू सॉल्व बेसिक क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, और न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से हम यहाँ पे कुछ बेसिक्स रिग्रेशंस प्रॉब्लम्स को, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी करेंगे। इन दिस चैप्टर वी ओवरफिटिंग इसी शैल, चैप्टर में पढ़ेंगे ना सर? जी सर, ओवरफिटिंग का जो आपका टॉपिक है वो इसी चैप्टर में आएगा? जी यहाँ पे डिस्कशन होगी उसके मुताबिक, इंशाल्लाह इसमें लेके चलेंगे उसको। In this chapter, we shall take a closer look at the core components of neural networks that we introduced in chapter 2. तो चैप्टर 2 में जैसा मैंने जिक्र किया था कि हम जो टर्म्स पढ़ी थी लेयर्स नेटवर्क्स की, ये जितनी भी टर्म्स हमने कुछ पढ़ी थी जो अभी हमारी पहुंच से दूर थी समझने से, क्योंकि हमने उसको पढ़ना था चैप्टर नंबर 3 में, हम पढ़ रहे थे उसे चैप्टर नंबर 2 में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे परेशानी का सामना था, तो मैंने उनसे यस किया था कि आप थोड़ा सा इस पे सब्र कीजिए, चैप्टर नंबर 3 में हम जाके इसे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर वो यहाँ पे बयान कर देता चैप्टर नंबर 2 में तो वो समझने में दुश्वारी हो जाती, क्योंकि उसकी प्रॉपर जगह जो है वो चैप्टर नंबर 3 में ही उसने ऑथर के मुताबिक जो है वो थी, तो उसने इसीलिए चैप्टर नंबर 3 में इसको रखा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लेयर्स नेटवर्क्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, और ऑप्टिमाइजर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। वी शैल गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन टू कैरस, अ पाइथन डीप लर्निंग लाइब्रेरी। टेंसर फ्लो के अंदर मौजूद होती है। कैरस के मुतालिक आपने इसको इस्तेमाल भी किया चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वी शैल यूज थ्रू आउट द, यू शैल सेट अप अ डीप लर्निंग वर्क स्टेशन। तो आप इन तमाम टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे डीप लर्निंग के वर्क स्टेशन ओवरव्यू को यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे, अप्लाई करवाएंगे, और बेसिक्स जो रिग्रेशन की और क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इन तमाम टर्म्स की मदद से समझने के बाद जो है वो देखेंगे। तो we shall dive into three introductory examples of how to use neural networks to address real problems। तो रियल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये तीन की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है क्लासिफाइंग मूवी रिव्यूज एज पॉजिटिव एज आर नेगेटिव। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि हमने क्या करना है। क्लासिफिकेशन है हमारे पास किसकी, एक मूवी रिव्यूज हैं, कोई भी आप पोस्ट ले लें, फेसबुक की, यूट्यूब का चैनल ले लें, वहां पे कोई वीडियो है वहां की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो आपके पास क्या हैं, रिव्यूज होते हैं। तो ये हमारी जो फॉल करेगी जिस कैटेगरी में वो है बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है। फिर सेकंड पे है क्लासिफाइंग न्यूज वायर्स बाय टॉपिक। तो इसमें चूंकि हमने क्लासिफाई करना देखिए है न्यू आज वायर्स को, तो उसके मुख्तलिफ हमारे पास क्या होंगे, लेबल्स होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, उनकी मुख्तलिफ क्लासेस कैटेगरीज होंगी। इस वजह से हम इन्हें कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन।
थर्ड पे है एस्टिमेटिंग द प्राइस ऑफ ए हाउस गिवन रियल एस्टेट डाटा। तो आपने हाउसिंग प्राइसेस के मतलब बातचीत करनी है, तो ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है आपके पास, कंटिन्यूअस प्रॉब्लम है ना, ये कम होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो एक हम जाके देखेंगे आगे के हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, तो उसकी मदद से हम जो है ना ये चेक करते हैं, इसमें वो सारा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। बहरहाल की एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले जब भी कोई डाटा सेट मिले उस पर आपने काम करना है, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आया ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है या नहीं, या आउट ऑफ द लिमिट है, या हमारे पास ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें हैं जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, तो ये उसके मुतालिक बताया हुआ है। एनाटॉमी ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क। एनाटॉमी कहते हैं किसी चीज़ की अंदरूनी साख्त का मुताला, ठीक है, साख्त का मुताला है, ना कि फंक्शनैलिटी का। अब ये एक टर्म है बायोलॉजी कल बेस्ड टर्म है आपकी, एनाटॉमी एक पूरी ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है। तो वहां पे इसका जो है वो इसको डील किया जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको डील किया जाता है। तो हम यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं ना, जिनको मिलके बिल्डअप होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी लेयर्स। न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हम आपको पता है कि लेयर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। डेंस लेयर आप इस्तेमाल करते हैं विच आर कंबाइंड इनटू अ नेटवर्क आर ए मॉडल, या ये नेटवर्क की सूरत में हमारे पास कंबाइन होती है मॉडल की सूरत में। द इनपुट डाटा, सेकंड में हम इनपुट डाटा भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग वगैरह जो है वो करनी होती है। कोरेस्पॉन्डिंग टारगेट्स, और उनके क्या करते हैं हम लेबल करते हैं। तो दो हमने टपल देखे थे, एक हमारे पास इनपुट डाटा के अंदर ट्रेन और टेस्टिंग होता है, और जो वो टेस्टिंग लेबल्स होते हैं ना, सॉरी, ट्रेन लेबल्स और टेस्टिंग लेबल्स, ये हमारे क्या होते हैं, टारगेट्स होते हैं। फिर है हमारे पास लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन हमारे पास हमने देखा कि किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उनका क्या रोल प्ले होता है, विच डिफाइंस द फीडबैक सिग्नल यूजिंग फॉर लर्निंग। तो ये आपको एक फीडबैक सिग्नल जनरेट करते हैं, जिसकी मदद से आपको क्या करता है, ऑप्टिमाइजर जो है वो आपके पूरे न्यूरल नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करता है, विच डिटर्मिन्स हाउ लर्निंग प्रोसीड्स। जी जी सर। सर ये फीडबैक सिग्नल से क्या मुराद है कि फीडबैक सिग्नल यूज फॉर लर्निंग लॉस फंक्शन का? जी जी मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैं अगर ऐसा कहता हूँ कि एक बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा है और मुसलसल 6 माह से उसकी कारकर्दगी लो जा रही है, तो टीचर पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर उनके वालिदैन को मतला करता है कि आपका बच्चा 6 माह से उसकी कारकर्दगी डाउन जा रही है। अब वो क्या है, वो एक फीडबैक सिग्नल है जो 6 माह की कारकर्दगी के बाद उन्हें दिया गया है। अब माँ बाप क्या करेंगे कि माँ बाप बच्चे को पूछेंगे, उन्हें बताएंगे जी आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से समझ नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम क्या है। वो एक बच्चे के लिए फीडबैक सिग्नल है। अब बच्चा क्या करेगा, वो अपनी प्रॉब्लम वालिदैन को बताएगा, टीचर्स को बताएगा, वो उसकी प्रॉब्लम दूर करेंगे, तो क्या होगा, बच्चा दोबारा अपनी कारकर्दगी को इम्प्रूव करेगा। इट्स मीन वो कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए आपके पास एक फीडबैक सिग्नल था। सिमिलरली आपके सामने रोजाना कितने जनाजे जाते हैं, तो ये एक फीडबैक सिग्नल है कि इंसान को हर वक्त अल्लाह से बख्शिश का सवाल करना चाहिए, ठीक है। एक जनरल से कामयाब होता है, लॉस फंक्शन से एलिमेंट होता है ये फीडबैक सिग्नल क्या करेगा, आपका जो ऑप्टिमाइजर होता है उसको बैक प्रोपागेशन की तरफ लेके जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम फिर क्या कहते हैं, बैक प्रोपागेशन। ये दोबारा क्या करेगा, वेट्स को एडजस्ट करेगा, ऑप्टिमाइजर का काम होता है, ये वेट्स को एडजस्ट करेगा, दोबारा वहां से ट्रेनिंग होगी आपकी, दोबारा एक्यूरेसी डिटरमन होगी, लॉस फंक्शन डिटरमन होगा, वहां से फिर ये मॉडल जो है एक्यूरेसी के करीब से करीब तक आता जाता है। क्लियर है? यस सर, समझ आ गया, बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू। अच्छा, यू कैन विजुलाइज, ये हम डायग्राम पीछे भी पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे दोबारा आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। विजुलाइज देयर इंटरेक्शन द नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ लेयर्स दैट आर चेन टुगेदर। तो ये एक चेनिंग सिस्टम है, एडजॉइंट है, यानी एक दूसरे से मुंसलिक है, दूसरी तीसरी से, तीसरी नेक्स्ट वाली से।
तो मैप्स द इनपुट डाटा, ये क्या करता है फिर उनको मैपिंग कर देता है, यानी उनका जो इकट्ठा है ना, एक कलेक्टिवली रिजल्ट आता है, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। प्रोड्यूसिंग ए लॉस वैल्यू, ए मैयर। अब ये देखिए लॉस वैल्यू क्या है, मैं बताइए आपको। ए मैयर ऑफ हाउ वेल द नेटवर्क्स प्रोडिक्शंस मच मैच व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। ये जो आपका लॉस वैल्यू है, इससे एक फीडबैक सिग्नल जनरेट होता है, जो आपकी लॉस वैल्यू ही होती है। इसमें आपके मॉडल को बताना होता है जी भाई आपकी एक्यूरेसी इतनी आ रही है, जबकि आपका टारगेट इतने का है कि आपने इसको अचीव करना है। आपकी एक्यूरेसी 70 आ रही है, जबकि आपका टारगेट है तो 95 90, फर्ज कर लीजिए कि 95 है आपका टारगेट, 100/100 तो नहीं हो सकता, तो फर्ज कीजिए हमें 95 दरकार है, तो आपका आ रहा है 70, तो वहां पे फीडबैक सिग्नल जनरेट होता है। अब इस डायग्राम से मदद से समझिए, ये इनपुट आई लेयर्स के जरिए, यहाँ से वेट के जरिए एडजस्टमेंट हुई सारी, यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह हुई, उसकी मॉडल की लर्निंग हुई, यहाँ पे प्रिडिक्शंस की गई, और आपके जो ट्रू टारगेट से दोनों को मैच किया गया और लॉस फंक्शन को डिफाइन किया गया। अब ये लॉस फंक्शन बता रहा है कि आपकी एक्यूरेसी 70 आ रही है, जबकि आपको रिक्वायर्ड क्या है, 95। तो जब आपकी 70 आएगा तो यहाँ पे एक फीडबैक सिग्नल जनरेट किया जाता है, जो ऑप्टिमाइजर आपके वेट्स को दोबारा एडजस्ट करेगा और लेयर से गुजार के आपकी दोबारा प्रोडिक्शन को डिफाइन करेगा और दोबारा मैच होगी। तो जी सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये ऑप्टिमाइजर आपका वेट्स चेंज कर रहा है, ये मशीन खुद करेगी या हमें कोई रूल्स वगैरह देने पड़ेंगे? देखिए, हम जो क्लासिकल मशीन लर्निंग थी उसमें हम ये खुद से काम करते थे, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्टिमाइजर्स मौजूद हैं, आपने इस्तेमाल किए हैं ना, उनके हमारे पास नाम्स मौजूद हैं, ठीक है ना। अब वो क्या करेंगे, हम सॉफ्ट सिंपल वो बता देंगे ऑप्टिमाइजर ये वाला आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो वो उसके मुताबिक क्या करेगा, वेट्स को एडजस्ट करेगा। तो अब ये ऑप्टिमाइजर हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड है, आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एडवांस नॉलेज और फिर वो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल वर्क और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ना, तो फिर आप खुद भी मैथमेटिक्स से बना भी सकते आगाह हैं। होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैथमेटिक्स तो इसमें बेसिक है ना। जी हाँ, और वैसे भी अभी इसमें भी आप वैसे चेंज तो करते हैं, जैसे कि कई दफा एडम से सही नहीं आ रहा होता तो आरएमएस प्रोप पे चले जाते हैं, फिर उसके जी हाँ अंदर फिर बिल्कुल आप ऐसे। डिफरेंट थोड़ी सी ट्विकिंग करते हैं कि उसके लर्निंग रेट आप थोड़ा चेंज करते हैं। तो हम ऑलरेडी भी इनको भी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर भी जी एग्जिस्टिंग को भी। बिल्कुल, चेंज बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन बात ये सिर्फ है कि हमारे पास ये पहले से एक बना के हमें दे दिए गए हैं कि ये वाले ऑप्टिमाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अब बिल्कुल। गेम सारी ये है कि आपने उनमें से चूज करना है कि कौन सा आपके सबसे ज्यादा इफेक्टिव। ठीक है, ये डायग्राम हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस की थी, अब यहाँ पे भी हमने देख ली है। अब सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट है वो है लेयर्स। लेयर्स जो हैं डीप लर्निंग में वो क्या चीज़ है, इनकी एनाटॉमी देखते हैं। द फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर इन न्यूरल नेटवर्क्स इन द इज द लेयर। सबसे पहले आपकी लेयर्स क्या होती हैं, वो एक फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर है, आपका बुनियादी हिस्सा है, आपकी डीप लर्निंग का बुनियादी सतून है, टू विच यू वर इंट्रोड्यूस इन द चैप्टर, जिसमें हम चैप्टर 2 में पहले ही आगाही हासिल कर चुके हैं। A layer is a data processing module that takes as input one or more tensors, एक या एक से ज्यादा टेंसर्स की सूरत में क्या करती है, आपके डाटा को प्रोसेस करती है, एंड दैट आउटपुट्स वन और मोर टेंसर, और क्या करती है, आउटपुट प्रोवाइड करती है वन और मोर टेंसर्स की सूरत में। सम लेयर्स आर स्टेटलेस बट मोर फ्रिक्वेंटली लेयर्स हैव अ स्टेट। ये स्टेट वो नहीं है, कोई आपकी रियासत नहीं है, बल्कि ये कह रही हालत को कहा रही है यहाँ, कंडीशन को, ठीक है। तो कह रहे हैं आपके लेयर्स की कुछ कुछ जो है वो स्टेटलेस होती हैं, बट मोर फ्रिक्वेंटली, लेकिन बेशतर औकात क्या होती है, उनकी कोई ना कोई हालत होती है। इस तरह आप गम की हालत में होते हैं, खुशी की हालत में होते हैं, ठीक है। इसी तरह लेयर्स के हवाले से हम बात करते हैं तो उनकी भी स्टेट्स होती हैं। वो अच्छी हालत में इस तरह, इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि अगर उनके अंदर लर्निंग ठीक हो रही है और इररेलेवेंट डाटा को वो क्या कर रहे हैं, स्किप आउट करते जा रहे हैं, तो इट्स मीन आपकी जो लेयर्स हैं वो क्या है, एक अच्छी स्टेट में मौजूद है। यहाँ पे बता रहा है कि सम लेयर्स आर स्टेटलेस, तो कुछ उसके अंदर होती हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। other layers weights one or several tensors along with stochastic gradient descent, वो जो हमने स्लोप की बात की थी, जिसकी मदद से ऑप्टिमाइजर और वो सारी वेट एडजस्टमेंट की जाती है, which together contain the network's knowledge।
ये तमाम चीज़ें जो मिलके एक लेयर्स को डिफाइन करती हैं। तो डिफरेंट लेयर्स आर एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट टेंसेस फॉर्मेट। अब डिफरेंट टेंसेस फॉर्मेट्स आपके बेस करते हैं डिफरेंट लेयर्स पे। आपके टेंसर की जो शेप होगी उसी के मुताबिक आप जो है वो लेयर्स डिफाइन करते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, और सेम यही काम डाटा प्रोसेसिंग में भी किया जाता है। फॉर इंस्टेंस सिंपल वेक्टर डाटा, सिंपल यानी उसकी लोएस्ट फॉर्म, तो वो हमारे पास 2D होती है, स्टोर्ड इन टू द टेंसेस ऑफ शेप। और 2D में हमारे पास दो चीजें हैं, उसके पैरामीटर हैं। नंबर एक पे है सैंपल्स हैं, नंबर दो पे फीचर है कि हमारे पास उसके फीचर्स कौन कौन से हैं, कितने फीचर्स हैं, और उसके सैंपल्स कितने हैं। is often processed by densely connected layer। अब densely connected layers क्या हैं हमारे पास, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। फुली कनेक्टेड। जी, फुली कनेक्टेड यानी एक लेयर्स वो दूसरी से कनेक्ट है, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से। जिस तरह आप रेलगाड़ी की एग्जांपल ले लीजिए, एक डिब्बा जो है वो दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और पूरी रेल जो है वो आपके इंजन से कनेक्ट है, ठीक है। चेनिंग सिस्टम बन जाता है जिससे आप डेंसली कनेक्टेड लेयर्स कहते हैं। आल्सो कॉल्ड फुली कनेक्टेड आर। सर ट्रेन की एग्जांपल इधर ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि डेंसली में ये होगा कि अगर इंजन है तो वो हर बोगी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा, जी जी, वो डायरेक्ट इसलिए वो कनेक्ट यहाँ पे हर, ट्रेन वाली जरा जो है ना वो सीक्वेंस वाली हो जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ पे पेंट खोल रहा था। एक का इनपुट आता है तो फिर दूसरे का आउटपुट बन जाता अगर है, और वो नेटवर्किंग डेंसिटी। जानते हैं तो मैश की फॉर्म में कि हर एक से कनेक्टेड है। जी जी, वो टोपोलॉजी जो आपकी है बिल्कुल ऐसे ही है समझा भी। सर आपने कह दिया, अब इस पे कुछ इजाफा तो नहीं कर सकते। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं, कह रहा हूँ दुरुस्त फरमा सॉरी। रहे हैं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैश जो है मैश ये देखिए टोपोलॉजी। आपका हर डाटा पॉइंट जो है वो दूसरे से फुली कनेक्टेड है। अब ये तीन जो है वो इस वाले से भी कनेक्ट है, और ये वाले जो तीन है ये इस वाले से भी कनेक्ट है, ठीक है। तो इसे आप कहते हैं फुली। तो यहाँ पे कोई हमारे पास राह बचती नहीं है कि कोई ऐसा डाटा पॉइंट्स है जो इससे कनेक्ट ना हो। तो यहाँ पे तमाम के डाटा जितने भी आपकी लेयर्स हैं वो हर पॉइंट एक दूसरे से बिल्कुल फुली कनेक्ट है। सीक्वेंस डाटा स्टोर्ड इन 3D टेंसर्स ऑफ शेप। इसके अंदर हमारे पास सैंपल्स होते हैं, 3D के अंदर टाइम स्टेप्स होते हैं और फीचर्स, और ये टाइम बेस्ड होता है। इस टिपिकली प्रोसेस्ड बाय न्यू रिकरेंट लेयर्स सच एज LSTM लेयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3D है वो रिकरेंट लेयर्स की सूरत में हमारे पास डाटा जो है वो प्रोसेस किया जाता है। अब ये मुख्तलिफ हमें बता रहा है कि 2D किस तरह किया जाता है, उसमें डेंसली कनेक्टेड लेयर्स हैं। 3D हमारे पास रिकरेंट लेयर्स हैं। इमेजेस डाटा अगर हम करते हैं तो वो 4D होता है। इज यूजुअली प्रोसेस्ड बाय 2D कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो हमारे पास 4D के अंदर आते हैं इमेज डाटा के अंदर। यू कैन सर थिंक ऑफ लेयर्स। सर ये रिकरेंट लेयर्स कौन सी हैं? ऊपर जो सॉरी, आपने आपने सेकंड लाइन में, आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे सर? आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। सर ये अभी आवाज आ रही है अब सर? जी जी। सर ये अभी आपने बताया रिकरेंट लेयर्स बताया है ना, जी इसको थोड़ा डिफाइन कर देंगे? जी, मैं कर देता हूँ। रिकरेंट पूछ रहे हैं। रिकरेंट लेयर से क्या मुराद है इसकी सर? यार वो जिस तरह डीप है ना, ये हमारे डेंसली कनेक्टेड लेयर है ना, ये नेटवर्क हम फोर्थ के बाद अगले आगे जाके पढ़ेंगे, वो RNN आएगा। वो एक अलग तरह का नेटवर्क है। ये अभी तो एक्चुअली अभी जो फोर्थ तक हम जो फोकस कर रहे हैं वो DNN जी तक जी, कर रहे हैं। तो वो वो जो बिल्कुल सही बात की। लेटर ऑन आएगा, ठीक है, कि उसका वो मेथोडोलॉजी ऐसे नहीं होगी कि हर फुली कनेक्टेड है, उसकी और तरह से होगी। तो वो अभी सिर्फ उसका रेफरेंस दिया है उन्होंने, ठीक है। जैसे RNN का दिया, कन्वोल्यूशनल का दिया है, जो इमेज डाटा या वो वीडियोस वगैरह को प्रोसेस कर रहा है, तो वो लेटर ऑन आएगा। तो अभी जो फोकस है, जो अभी हमने करना है फोर जो है ना, व्हाट वी नीड टू लर्न इज डेंसली कनेक्टेड जो है ना। जब वो उधर आएगा रिकरेंट, तो फिर हम उसको डिटेल से देखेंगे।
ओके, थैंक यू। जी सजाद भाई, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये इन्होंने दुरुस्त फरमाया है। जिस तरह हमने चैप्टर 2 में बात की थी, कुछ यहाँ पे लेयर्स, नेटवर्क्स और ये तमाम के तमाम जितनी हमें यहाँ पे चीज़ों पर पढ़ी हैं, ये लॉस फंक्शन ऑप्टिमाइजर, इनको जस्ट हमने यूज़ किया था, लेकिन इनकी ज़्यादा समझ बूझ नहीं थी क्योंकि वहाँ पे कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो हम जो इस्तेमाल करेंगे वो टाइप है हमारे पास लेयर्स की, वो है डेंसली कनेक्टेड लेयर्स। तो हम सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे अभी नेक्स्ट क्वार्टर तक। उसके बाद 5-6 चैप्टर के बाद जो है ना हमारे पास ये दूसरी लेयर जो है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे। इसका हम आगे जाके जो है ना एक्सप्लेनेशन करेंगे। अच्छा, यू कैन थिंक ऑफ लेयर्स एज द लीगो ब्रिक्स ऑफ डीप लर्निंग। अब ये क्या है? अ मेटाफर that is made explicit by frameworks like Keras। अब मेटाफर तशबीह दी गई है उसके लिहाज से। लीगो ब्रिक्स हैं, आपके पास ईंटें होती हैं ना, जिस तरह वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं या उनकी आप प्रॉपर उन्हें स्टैक कर दें एक दूसरे के ऊपर, इसी तरह ये एक फ्रेमवर्क है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। Building deep learning models in Keras is done by clipping together compatible layers to form useful data। तो इसके अंदर आपका जो मॉडल्स है उसके अंदर जो लेयर्स हैं वो क्या होती है? कंपैटिबल वे के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं। किस मकसद के लिए? आपकी वो जो डाटा होता है उसकी एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पेश करने के लिए, इफेक्टिव यूजफुल रिप्रेजेंटेशन पेश करने के लिए उसको एक पाइपलाइन से गुजारा जाता है लेयर्स की। तो लेयर्स की जब पाइपलाइन से गुजारा जाता है तो उसको एक यूजफुल डाटा ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो आपको वो एक बेटर रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस डाटा से अचीव हो जाती है। The notion of layer compatibility here refers specifically to the fact that every layer will only accept input tensors of a certain shape। तो आपके पास किसी सर्टेन शेप का ही अगर टेंसर होगा तो वो उसको ही एक्सेप्ट करेगा एंड विल रिटर्न आउटपुट टेंसर्स ऑफ ए सर्टेन शेप, और उसी के मुताबिक एक सर्टेन शेप आपको प्रोवाइड की जाएगी आउटपुट की शक्ल में। अब ये सेम ऐसे ही है कि अगर आप ज़मीन में उगाते हैं बीज गंदम, ठीक है, आपको गंदम ही प्रोवाइड यानी उसके रेलिवेंट ही आउटपुट मिलेगी जो आप फसल को काश्त करना चाह रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो आप टेंसर्स आउटपुट देंगे वही सॉरी इनपुट देंगे, उसी के मुताबिक आपको आउटपुट मिलेगी। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अब ये हमारे पास है फॉर्म कैरस इंपोर्ट लेयर्स। अब हमने लेयर्स बताई हैं, लेयर्स डॉट टेंस 32 आउटपुट्स हमारे पास हैं, 784 इनपुट्स हैं और इनपुट शेप हमने बताई है 784, यानी ये हमारे पास रोज है। तो ये क्या है? ए डेंस लेयर विद 32 आउटपुट्स यूनिट। तो हमारे पास टोटल इनपुट डाटा था 784 का, तो हमने उसमें से कितने आउटपुट्स हासिल किए हैं? 32। वही अब देखिए, we are creating a layer that will only accept as input data and input 2D tensors। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम लेयर्स जो हैं वो कौन सी एक्सेप्ट करेंगे? एज 2D टेंसर्स वेयर द फर्स्ट डायमेंशन इज 784। तो हमारे पास जो उसकी एक्सिस जीरो के लॉन्ग रोज की जो हमारे पास तादाद है वो कितनी है? 784 है, यानी ये हमारे पास एक्सिस जीरो पे है। द बैच डायमेंशन इज अनस्पेसिफाइड एंड दस एनी वैल्यू वुड बी एक्सेप्टेड। तो आप फिर इसकी वजह से आप कोई भी वैल्यू जो है वो असल जो है उसे एक्सेप्ट की जा सकती है, इस्तेमाल कर सकते हैं। द लेयर विल रिटर्न अ टेंसर where the first dimension has been transformed to the 32। तो अब आपको जो आउटपुट दे रहा है लेयर्स की सारी ट्रेनिंग के बाद, वो कौन सी दे रहा है? 32। तो आपने इनपुट उसको क्या दिया है? रोज की शक्ल में दिया, और आउटपुट भी आपको उसने क्या दिया है? 32, यानी उसी फॉर्म के रेलिवेंट दिए। तो जिस तरह इनपुट देंगे उसी के मुताबिक आपको आउटपुट मिलेगा। Thus, this layer can only be connected to a downstream layer that expects 32 dimensional vectors as its input। तो आपके पास ये 32 डायमेंशनल वेक्टर जो है वो क्या है? वो इनपुट से आपको जनरेट करवा के उसकी इनपुट से सारी ट्रेनिंग हुई है, लेयर्स से गुजारा गया है, और उसकी आउटपुट जो आपके पास आई है आखिर पे वो 32 है। When using Keras you don't have to worry about compatibility। क्यों? Because the layers you add to your models are dynamically built to match the shape of the incoming layer। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आपके आने वाले लेयर्स के लिए वो क्या करता है? ऐसा स्पेसिफिक वे है उसके अंदर कि वो सेम उसे शेप को जो है ना वो क्या करता है? डायनामिकली जो है वो एडजस्ट कर देता है प्रॉपर मैनर के अंदर।
तो आपके पास यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी कैरस के अंदर। फॉर इंस्टेंस अब यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे आपके पास क्या है, मॉडल डॉट सीक्वेंशियल आपने कहा ऐड करवाई है लेयर्स। अब लेयर्स डॉट डेंस फर्स्ट वाले में आपने कहा जी 32 आउटपुट्स जनरेट हो रही है 784 में से, और जो आपके पास लास्ट वाली लेयर है उसमें आपने कहा लेयर्स डॉट डेंस 32। तो यहाँ पे आपको कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं, आप यहाँ पे सेम आउटपुट भी जनरेट करवा सकते हैं, जबकि आपके पास जितनी आपके पास आउटपुट आनी चाहिए एंड पे उसके मुताबिक होनी चाहिए, उससे अबव हो सकते, उससे कम नहीं हो सकती। द सेकंड लेयर डिडंट रिसीव एन इनपुट शेप, क्यों? क्योंकि हमने उसे ऊपर बता दी। इंस्टेंट इट ऑटोमेटिकली इन्फर्ड इट्स इनपुट शेप, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इन्फर कर लेगा, उसे जान लेगा, उसको समझ लेगा। क्यों? आपने बताया कि 784 है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 784 ही इनपुट शेप लेगा। यहाँ पे आपको खुद से बताने की जरूरत नहीं है। एज बीइंग द आउटपुट शेप ऑफ द लेयर दैट कैन बी फॉर, तो इससे उसे पता है कि सर 784। इस पे एक कमेंट है, जो 784 जो पहले वाली लेयर है ना, जैसे 784 वाली, ये इसकी इनपुट 784 है, लेकिन अब जो अगले की इनपुट होगी, ये जो फर्स्ट वाला 32 है ना, ये 784 इस 32 से कनेक्ट होगा, और ये जो 32 है ये इनपुट होगा अगले 32 के लिए। जी जी यानी कि ये जो इनिशियल यूनिट है, ये अब जो है ना अगले की इनपुट ऑटोमेटिकली पीछे से ले लेगा, वो 32 है। जी, यानी कि ये देखिए ना, 784 सिर्फ पहले के लिए है। इनको यहाँ से इनपुट दी हमने, यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो, अब ये आउटपुट इनकी इनपुट बन गई है, ठीक है, लेकिन इनके लिए क्या है, आउटपुट। तो इसकी आउटपुट इसके लिए इनपुट बन जाएगी, इसकी इनपुट जो है वो यहाँ पे प्रोसेस की जाएगी, और इससे जो आउटपुट जनरेट होगी वो क्या होगी, इसके लिए इनपुट बन जाएगी। तो ये मैनर सेम आखिर वाली लेयर तक आपका चलता रहेगा। तो आखिर पे जाके आपकी जितनी डाटा पॉइंट्स आपने हासिल करनी है, जितनी यानी आपके पास फीचर्स हैं, उसके मुताबिक आपने उसकी आउटपुट जाओ, उसके मुताबिक जो है लिख लेनी। बिल्कुल ठीक। सेकंड पे है जी मॉडल्स। अ डीप लर्निंग मॉडल इज डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ ऑफ लेयर्स। अब ये साइक्लिक और ए साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब है आपका एक साइकिल के अंदर मूवमेंट, तो ए साइक्लिक है कि उसका आप साइक्लिक मूवमेंट नहीं है। द मोस्ट कॉमन इंस्टेंस इज ए लीनियर स्टैक्स ऑफ लेयर, तो ये एक लीनियर स्टैक है लेयर्स का, मैपिंग ए सिंगल इनपुट टू ए सिंगल आउटपुट। तो एक सिंगल इनपुट क्या होती है, एक सिंगल आउटपुट के अंदर कन्वर्ट होती है, मैप की जाती है। But as you move forward, you shall be exposed to a much broader variety of network topologies. जैसे ही आपका नॉलेज एडवांसमेंट की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, आप मुख्तलिफ टोपोलॉजीज के साथ कनेक्ट होंगे, तो आपको यहाँ पे ब्रॉडर वैरायटी मिलेगी नॉलेज की मॉडल से रिलेटेड। सम कॉमन वन इंक्लूड द फॉलोइंग, इसके अंदर हमारे पास क्या है, टू ब्रांच नेटवर्क्स, मल्टी हेड नेटवर्क्स हैं, इंसेप्शन ब्लॉक है। तो हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे बेसिक। द टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क डिफाइंस हाइपोथेसिस स्पेस। अब आपका शुरू से लेके एंड तक का जितना आपके पास स्पेस अवेलेबल है, इन इंटेंसिव लेयर्स हैं, डीप लेयर्स उसके अंदर मौजूद हैं फर्स्ट लेयर के अलावा, वो आपकी तमाम का तमाम हाइपोथेसिस स्पेस कहलाता है। You may remember that in chapter 1 we defined machine learning as searching for useful representation of some input data within a predefined space of possibility। तो हमारे पास एक सर्कल है, इसकी लिमिट है, तो हमने उसके अंदर रहते हुए अपनी तमाम की तमाम वर्कफ्लो को डिफाइन करना है यूजिंग अ गाइडेंस फ्रॉम ए फीडबैक सिग्नल। By choosing a network topology, you constrain your space of possibilities, यानी hypothesis space, to a specific series of tensors operation, जिसमें मैपिंग इनपुट डाटा टू आउटपुट डाटा शामिल है। What you shall then be searching for is a good set of values for the weight tensors involved in this tensors operation। तो आपके जो टेंसर्स ऑपरेशन शामिल हैं वो क्या है, गुड सेट ऑफ वैल्यूज उनके लिए क्या है, जरूरी है। अदरवाइज आपके मॉडल किधर को जाएगा, और आपकी वो जो तमाम की तमाम वर्क फ्लो आर्किटेक्चर है वो उससे जब प्रॉपर वे के अंदर मैच नहीं होगा, तो उसके मुताबिक आपकी ये भी चीज़ जो है ये आपकी एक्यूरेसी के ऊपर जो है ना वो बेस करती है, कि अगर आपका आर्किटेक्चर वगैरह और ये तमाम चीज़ें दुरुस्त नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, तो फिर वो एक्यूरेसी के ऊपर डायरेक्टली जो है ना वो इफेक्ट पड़ता है। पिकिंग द राइट नेटवर्क आर्किटेक्चर, तो वही बात
कि आपका जो राइट नेटवर्क आर्किटेक्चर है इज मोर देन एन और देन अ साइंस, तो वो किसी फन से कम नहीं है, किसी मुजाहरे से कम नहीं है। एंड ऑल्दो देयर आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स यू कैन रिलाई ऑन, आपके पास बहुत सारे अच्छे प्रैक्टिकल वर्क फ्लोस मौजूद हैं, प्रिंसिपल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ओनली प्रैक्टिस कैन हेल्प यू बिकम ए प्रॉपर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्ट। तो ये बात पहले दिन से कही थी कि आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी में भी चले जाएं, ऑक्सफोर्ड में भी चले जाएं, तो उन्होंने घोल के नहीं पिलाना आपको पानी में, कि आपको वहां पे वो पिलाएंगे तो सारा कुछ आप जो है वो इल्म आ जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। आप देखिए, जितनी दफा अपने दिमाग को, जितनी दफा डाटा को आप अपने दिमाग के लेयर्स उस मेमोरी में स्टोर करवाएंगे, उसे बार बार गो थ्रू करेंगे, उतनी दफा वो क्या करेगा, उसको समझ लेगा, ट्रेन हो जाएगा आपका दिमाग की ये चीज को इम्पोर्टेंट है, जो बार 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 मेरे साथ क्या हो रही है, उसका कनेक्शन हो रहा है। तो वो जब आप बार बार करेंगे, इट्स मीन वो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो वही बात है कि जितनी दफा आप इस न्यूरल नेटवर्क्स की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप जो है इसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और इसका आर्किटेक्चर जो है वो अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। अब एक बंदा एफएससी में वो एसी जनरेटर डीसी मोटर पढ़ता है, एक बंदा वो प्रैक्टिकल, अब वो जो मोटरसाइकिलों की दुकान पे है वो उस बंदे एफएससी से जानता ज्यादा, हालांकि उसने 12 जमातें पढ़ी हैं और उसने 5 पढ़ के छोड़ दी हैं। तो मसला क्या है कि प्रैक्टिकल वर्क हमेशा आपकी थ्योरी के ऊपर गालिब रहता है। The next few chapters will both teach you explicit principles for building neural networks and help you develop intuitions to work or doesn't work for specific problems। तो ये क्या करेगा कि कुछ चीजें हैं जो आपको चैप्टर 4 के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़नी है, तो यहाँ पे सिर्फ उसका बेसिक सा नॉलेज जहन में रखिए। थर्ड पे हमारे पास लॉस फंक्शंस हैं, ऑप्टिमाइजर्स। लॉस फंक्शन क्या है जी? ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी इसे कहते हैं। द क्वांटिटी दैट विल मिनिमाइज्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अब लोअर फंक्शन हमें मिनिमाइज करना होता है, कम से कम कम से कम कम से कम की तरफ जाना होता है। जितना ज्यादा बढ़ेगा, इट्स मीन आपका मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हो रहा, एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं आएगी। इट रिप्रेजेंट ए मेजर ऑफ सक्सेस। और ये आपका क्या है, एक पैमाना है सक्सेस को मेजर करने का। किस तरह कि आप पैमाना आपके पास है कि 0 से लेकर 100 तक लॉस फंक्शन है, जितना लॉस फंक्शन 100 के करीब है, इट्स मीन आपकी एक्यूरेसी उतनी ही कम है। तो ये एक पैमाना आपने बना लिया कि जितनी एक्यूरेसी आपकी कम होगी, इट्स मीन आपका लॉस फंक्शन उतना ही ज्यादा होगा, लॉस को। तो सेकंड पे है ऑप्टिमाइजर। ये क्या करेगा? ऑप्टिमाइजर क्या करता है, डिटरमिन करता है कि हाउ द नेटवर्क विल बी अपडेटेड, कि किस तरह मैं इसको मॉडिफाई करूं तो आपका लॉस फंक्शन कम से कम हो और आपकी एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा हो। ये बेस करता है आपके लॉस फंक्शन के ऊपर। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ये दो, इट इम्प्लीमेंट्स ए स्पेसिफिक वेरिएंट ऑफ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। तो ये एसडीडी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, आपके वो स्लोप को डिफाइन करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। जो भी आपका स्कोर आ रहा है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में ऑप्टिमाइजर को क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, दोबारा से वेट को एडजस्ट करेगा और फिर क्या करेगा, लॉस फंक्शन को कम करेगा और एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। A neural network that has multiple outputs may have multiple loss functions। तो मल्टीपल आउटपुट्स जहाँ पे आपके हैं न्यूरल नेटवर्क्स में, तो उसके अगेंस्ट आपके पास मल्टीपल लॉस फंक्शन जो है वो मौजूद होते हैं। बट द ग्रेडियंट डिसेंट प्रोसेस मस्ट बी बेस्ड ऑन ए सिंगल स्केलर लॉस वैल्यू। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपकी तमाम लेयर से गुजरने के बाद डाटा की जो आउटपुट है वो सिंगल जगह पे इकट्ठी की जाती है। ठीक है, ये देखिए हमने ऊपर ये पढ़ा है। तो आपकी जितनी लेयर्स के बाद गुजरने के बाद जितना आपका लॉस फंक्शन प्रेडिक्शन को यहाँ से डिफरेंस इनका क्रिएट करके आता है, तो ये एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, यानी ये तमाम लेयर्स का एवरेज है आपके पास लॉस फंक्शंस। सर जी सर ये सर कासिम ने लॉस फंक्शन और ये क्या कहते हैं ऑप्टिमाइजर की, सर ने ना एक ग्राफ वगैरह बनाया था, तो वो ग्राफ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। तो आप मुझे ये बताएं कि ग्राफ वगैरह या जो बैक में लॉजिक है वो आपको कितनी पता होनी चाहिए, मतलब आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, या बस आपको ये पता है कि लॉस फंक्शन और एक्यूरेसी मेन जो बेसिक नॉलेज है वो तो मुझे है, लेकिन उसके पीछे जो ग्राफ और जो पीछे लॉजिक है ना वो मुझे इतना नहीं है, तो उसका कितना आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए, मैं एक लाइन बोलता हूँ, टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग।
तो हर चीज के मुतल्लिक अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ना, यकीन करें आप मार नहीं खाएंगे कहीं पे भी, आप गुजारा कर लेंगे। मसलन अगर आपको किसी, आप टीचर हैं तो आपको बैंक, जो आपके पास जितने प्रोसीजर्स हैं उनको अगर पता है, इसी तरह अगर आपको थोड़ी बहुत वो लॉ का पता है, इसी तरह अगर आपको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल जो है बिहेवियर उसका पता है आपको, तो थोड़ा बहुत हर फील्ड के मुतालिक नॉलेज जो है ना वो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो अंधाधुंधी नहीं उसे इस्तेमाल करना, बल्कि थोड़ा बहुत आपको उसको मुतालिक पता होना चाहिए कि अगर मैं ये चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आप उसके नुकसान से या फायदे को तो जान सकें। मसलन अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं असला को इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मुझे इसके मुतालिक प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है तो मुझे क्या पता इसका फायदा नुकसान है। अगर मुझे थोड़ा सा नॉलेज है कि इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा वो जो बाद में मुझसे गलती है, कोताही होगी, उससे मैं क्या होऊंगा, बच जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज हो जाए तो आप उसको इफेक्टिव मैनर के अंदर यूज कर सकते हैं और वो फिर आपके लिए चीज यूजफुल हो जाती है। तो थोड़ा बहुत तो बिल्कुल मालूम होना चाहिए जी, हर चीज़ के मुतालिक जो भी आप जिसके साथ इंटरेक्शन है आपकी। तो लोअर फंक्शन के मुतालिक भी आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए और ऑप्टिमाइजर के मुतालिक भी होना चाहिए। लेकिन सिंपल आप देखिए ना, नाम से ही जाहिर है, ठीक है, नाम ही काफी है, वो आपने एक जुमला पढ़ा होगा। तो ये ऑप्टिमाइजर, इसने क्या करना, ऑप्टिमाइज करना। जैसे आपका मोबाइल है, जंक फाइल्स कैचेस फाइल्स आ जाती हैं आपकी, वो ज्यादा जो है वो सिस्टम हीट अप हो जाता है मोबाइल, तो फिर क्या करता है, वो कहता है कि इसे ऑप्टिमाइज करो मोबाइल को, ठीक है, यानी इसे क्या करो, एक नॉर्मल हद के अंदर लेके आओ, नॉर्मल जो लिमिट है इसके अंदर लेके आओ। तो फिर वो जब आप वो उसके अंदर होता है उसका डिवाइस केयर वगैरह, तो आप जब उसको करते हैं वायरस वगैरह या मेमोरी चेक वो होता है, तो फिर उसकी मदद से क्या करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज, ठीक है। इस पे तो सिर्फ आप, सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगा मैं। जी जी बिल्कुल, दानियाल को, वो सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली ये है कि अगर मैथमेटिक्स की आपको अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें उसमें ज़ाहिर है कि वो डेरिवेशन यूज़ हुई थी, ठीक है, वो चेन रूल यूज़ हुआ, वो सारी। तो अगर कैलकुलस या उसका थोड़ा आइडिया है तो उसकी पढ़ ले, वो अच्छा है। लेकिन जैसे मतलब हमारे वो जो टीचर्स ने, वो जैसे फान साहब भी बता रहे हैं कि ये भी हमारे उस्ताद हैं, तो ये बता रहे हैं कि आइडिया हो जाए इन जनरल, वो तो ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 अल्लाह में अकबर, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लेकिन ये है कि उसको अगर मैथमेटिकली उसको अंडरस्टैंड करना है तो वो फिर ज़ाहिर एक अलग से है, जो कि अभी जी इस जी, वैसे इस एग्जाम के लिहाज से या इस बुक के स्कोप के लिहाज से या इवन के डीप लर्निंग के लिहाज से इतना वो डिजायरेबल नहीं है। अगर जान ले तो अच्छा है, उसका फायदा क्या होगा अगर जान लेंगे। कल को आप जैसे वो कह रहे थे कि ऑप्टिमाइजर आप अपना खुद बनाना चाहें, हो सकता है कि ये जो अवेलेबल है आपके पर्पस को उस तरह सूट ना करें, कोई स्पेसिफिक किस्म का प्रॉब्लम सेट हो, तो उसमें फिर आपको मैथ्स, वो इसलिए जब उधर कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है तो उसके लिए ये मैथमेटिक्स या स्टैट्स वगैरह ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ताकि कि अगर लेटर ऑन कल को आपने कोई अपनी चीज डिजाइन करनी है तो आपको एल्गोरिदम्स या डिफरेंट जो उसके अंदर जो है ना कंटिन्यूस चीजें आती हैं, तो कैसे आपने लिमिट, डेरिवेशन या इंटीग्रेशन यूज करनी है, उसे आप वो यूज कर सकें। तो वो फिर ये कि अभी वो एक्सप्लेन करना चाहेंगे करेंगे तो वो फिर पता क्या होता जाएगा कि वो काफी लंबा हो जाएगा, फिर असल चीज से हट जाएंगे। और ये एक छोटा सा पॉइंट है, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो वी कैन डू विदाउट दैट। तो यही फ्रांस साहब कह रहे थे, सिर्फ वो यही मैंने जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि अगर देखिए कि जितनी भी डिस्कवरीज हैं वो थोड़ा सा ट्रैक से हट के होती हैं। अगर आप एक वे के अंदर ही चलेंगे तो फिर वो कोई नई नई चीज़ आपके सामने, नए रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़े बहुत रिजल्ट को चेंज किया जाए, वे को तब्दील किया जाए, तो फिर आप इसको थोड़ा सा डीपली जाके देख लें मैथमेटिक्स के हवाले से। वो जो सर ने वो डेरिवेशन की थी, वो फॉर्मूला की, डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, तो वो भी मौजूद है। अगर आप वो समझना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, वो भी किसी दिन आपको बता दिया जाएगा जितना मालूम है। तो अभी तो बाकी मुझे भी नहीं इंशाल्लाह, आती, मैंने भी सीखनी है अभी, वो मैंने भी वो लेक्चर देख के तो अभी मैंने खुद से सीखना है। लेकिन जी जी, एक्चुअली उसके आपको, अंदर, जी जी एक्चुअली क्या है, जैसे ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, आपको इन वर्ड वैसे इसका मीनिंग पता, वैसे एक अंडरस्टैंडिंग होनी है। स्टोकेस्टिक क्या जी होता जी है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोबेबिलिस्टिक है, ग्रेडियंट कोई मतलब वैल्यू, ठीक है। डिसेंट हमने लो करनी है। एक्चुअली इससे हमें पता लग गया एसजीडी जो कि मेन फंक्शन है, जो एक्चुअली ये सारा काम कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है,
एक्चुअली वो ऐसा है कि जो आपकी वैल्यूज आएंगी उनको वो लोअर करेगा। इसलिए हम देखते जी हैं कि लॉस अल्टीमेटली एक्स एक्सिस पे की तरफ वो जितना आता जाएगा उतना बेहतर होता जाएगा। तो पर्पज एसजीडी का क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ये इसकी साइंस है। वो जितना समझ भी लेंगे अल्टीमेटली आपने समझ के इस पॉइंट पे पहुंचना है कि एसजीडी का मतलब डिसेंट क्या है, उतराई है, ढलान है, यानी कि नीचे आना है आपने। तो स्टोक यानी कि आपने वो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट का जो मैंने इन्हें प्रोबेबिलिटी है। उस दिन जी बताया जी था, ग्रेडियंट मैंने फिजिक्स की बुक से इन्हें हवाला दिया था। तो एक जी स्लोप जो है ना वो निकाली जाती है, उसे हम बेसिकली डेल्टा वी ओवर डेल्टा जी। आर, हमने वो और अगर सादा इलेक्ट्रिक अल्फाज में इंस्टेंस कहना, जैसे इंटेंसिटी। जी जी इंतहाई जैसे मेरे तरह के लेमैन जो पर्सन है वो इसको क्या बयान अगर लफ्जी तौर पे लेंगे, तो जो आपने गैस करना, स्टोकेस्टिक क्या गैस है, वैल्यू ग्रेडियंट क्या वैल्यू है, जो कि डिसेंट जो कि उतराई की तरफ जा रही है, यानी कि आपके जी जी। लॉस को शो कर रही है। ठीक है। जो लॉस फंक्शन क्या है, जब वैल्यू ऑप्टिमाइज को देता है तो इसका मतलब क्या है कि इस वो वैल्यू दे के कि भाई अब मैं लॉस इधर खड़ा है, अब आप अपना तरीका आप कोई ढूंढो कि इस लॉस को लेस करो। तो ऑप्टिमाइजर एक्चुअली वो मेथड देता है वो लॉस के फीडबैक के बाद कि उसको लेस करने की कोशिश करता है। तो ये एसजीडी का सारा मफहूम है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये लाजमी है। देखिए माशाल्लाह आप यहाँ पे मौजूद हैं सभी। तो मैं ये एक बात कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि अगर आपको इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं भी मालूम तो आप ऐसा कीजिए कि थोड़ी सी इस पे जो है ना वो जुगाड़ लगा लें, जैसे पंजाबी में कहते हैं। आप इसके मतलब खुद से डिफाइन कर लें उसके रेलिवेंट, जैसे इन्होंने बताया कि डिसेंट में ना डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो आपको थोड़े से मतलब खुद से डिफाइन कर लें। हम बहुत सारे हमने देखा है ऐसे, मैं आपको पर्सनल बताता हूँ कि किसी बच्चे को कोई टॉपिक में इशू आता था, मुश्किल था, उसे समझ नहीं आते थे, वो क्या करता था, उसने अपने से ना वो बना लिया। फर्ज करें हम एक वो पढ़ते थे लाइट के जो है ना वो 7 रेज है, मुख्तलिफ कलर्स, ठीक है। अब वो जब हमारे पास वो आया तो हमने उसको एक जुमले के अंदर कन्वर्ट कर लिया। वो नाम याद नहीं आते थे, अल्ट्रा वायलेट था, रेड था, ब्लू था, वो जितनी भी हमारे पास थी। अब वो क्या था हमारे पास, हमने उसको एक जुमले के अंदर कन्वर्ट कर लिया। पहला पहला लफ्ज वो उसके साथ मैच करता था, वो जितनी हमारे पास रेज थी। अब जब हमने वो जुमला याद किया, इट्स मीन हमें वो तमाम की तमाम रेस के नाम भी याद हो गए। अब ये ऐसा किया कीजिए कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू आए, बहुत सारा आपके पास नॉलेज मौजूद है, यूट्यूब पे दोस्त अहबाब यहाँ पे आपके मौजूद हैं, ग्रुप में सभी आपको माशाल्लाह बताते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप उसे पंजाबी लैंग्वेज के अंदर जुगाड़ लगाना चाहें तो आप उसको लगा सकते हैं, कोई थोड़ा सा देसी तरीकेकार के लिहाज से। सर इस पे एक सिर्फ मैं जुगाड़ आपके वर्ड पे कमेंट करना चाह रहा हूँ। ये हम लोगों के लिए बड़ी जो है ना खुशी का बायस होगा कि जुगाड़ को अब ऑक्सफोर्ड ने अपने प्रॉपर वर्ड्स में शामिल कर लिया। अब ये क्या सिर्फ बात है। पंजाबी का नहीं रह गया, इससे अब इससे ये इजी इससे जे इजी टू तो डबल कोई का है जेड। ही नहीं। पूरी दुनिया में जुगाड़ से आसान तरीका है ही नहीं अभी तक। आप जितने मर्जी अच्छी टीचर से पढ़ लें, लेकिन दूसरे तरीके से दूसरी तरफ आप अगर कोई जुगाड़ से कोई काम कर रहे हैं ना, आपको वो इजी लगेगा। क्यों? वो हमारा एक अपना देसी हमने किसी से अडॉप्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। हमारे अपने यहाँ के लोगों का तरीकेकार है, वो हमने देखा है, हम उसी में पले बड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन हैविंग सेड दिस सर मतलब मैं इस चीज पे एम्फेसिस कि अगर आप इसके मीनिंग एसजीडी को एक्चुअली आपको मफहूम से अच्छे तरीके से आगाह होना चाहिए। एक्चुअली जो जी हमें सारे को पता होना चाहिए कि ये हमें वो ये जो एल्गो है, ये एल्गोरिदम जो एसजीडी का है, ये हमें वो वैल्यू देगा जो हमारे लॉस को लो करेगा। ये इसका पर्पज है। ये हर एक को जी एग्जाम के लिहाज से भी और इन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से भी अल्टीमेटली वो बाकी वो जो वो सरकार में वो किया है वो हमें आना तो चाहिए, लेकिन वो ये है कि जी जी। वो बताते हैं कि कैसे किया जाता है। लेकिन पर्पज ये है, इस पर्पज अगर नहीं आता तो फिर ये प्रॉब्लम है कि पर्पज का पता होना चाहिए लॉस को लो करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप ऐसा कीजिए कि आपने जितने टर्म्स पढ़ी है ना, जिस तरह लॉस फंक्शन है, आर्किटेक्चर है, ऑप्टिमाइजर है, एसटीडी है, लेयर्स हैं, डेंसली कनेक्टेड लेयर्स हैं, और दूसरी टर्म जो आपने पढ़ी है, आप वो पॉइंट्स लिख लें कॉपी के ऊपर। उसके सामने हिंट के तौर पे उससे मिलता जुलता आपको एक लाइन लिख लेंगे दूंगा, जिस तरह स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। इसके सामने आप क्या लिखेंगे? ये क्या करेगा? लोअर द वैल्यू ऑफ लॉस, ठीक है। आपके लो स्कोर को क्या करेगा? कम करेगा। और क्या करेगा? जब आप वो लो स्कोर को कम करें, इट्स मीन एक्यूरेसी बढ़ रही है। तो ये थोड़ी बहुत खुद से कॉन्सेप्ट चेंज बनानी जो है वो स्टार्ट करें। ये बहुत सा आपको जो है ना फायदामंद और सूदमंद साबित होगी। तो इस तरह आप करेंगे तो आपके लिए मैं समझता हूँ कि आसानी हो सकती है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, सीधी बात कर रहा हूँ। जी प्लीज।
मैंने जो है ना थोड़ा सा पढ़ा था इस बारे में कि जो सॉरी सर, आपकी आवाज़ जो है वो बहुत कम आ रही है, काइंडली चेक आवाज़ कम आ कीजिए। रही है क्या? चलें, फरहान भाई गुजारा तो हमारी है। उम्र फरहान भाई हमारी उम्र ज्यादा है तो हमें जरा ऊंचा सुनाई देता चलें, ठीक है, हम समाप्त तो कर सकते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एसजीडी का एक जो थोड़ा प्रॉब्लम था ना, मैंने पढ़ा था, वो ये था कि ये लोकल मिनिमा तो निकाल लेता है, लेकिन ग्लोबल मिनिमा जो है ना ये नहीं निकाल पाता। अगर हम थोड़ा सा डेरिवेटिव की उसमें बात करें ना, तो ये है कि अगर कर्व में 2 मिनिमा आ रहे हैं, तो ये पहले जी वाले जी पे जी जाके जी, रुक बिल्कुल जाएगा और फिर दूसरे वाले पे नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए फिर हमें ना मोमेंटम यूज़ करना पड़ता है, वो जैसे बिल्कुल एटम वगैरह, बिल्कुल। वो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है फिर। जी जी, वो तो फिर आप देखिए कि जब आप प्रॉपर उसको पढ़ते हैं ना, फिर प्रॉपर में तो आपको तमाम चीज़ें क्लियर करता है। लेकिन मसला ये है कि वो हमारे तालिब इल्म हजरात कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको ना थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है, तो उनकी आसानी के लिए हम ऐसा कह रहे थे कि अगर आप टर्म्स के एलिमेंट एक दो जुमला लिख लें ताकि वो मेरे कंसेप्ट आपको जो है क्लियर हो जैसे जाए। सर के जैसे मुझे मैथ्स का नहीं अब पता बैकग्राउंड इतना नहीं है तो फिर वो मसला हो जाता है। नहीं सर, अल्लाह करीम सबके लिए आसानियाँ फरमाए जी। आमीन आमीन सर आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे हम पहुंचे हैं। बट द ग्रेडियंट डिसेंट प्रोसेस मस्ट बी बेस्ड ऑन सिंगल स्केलर वैल्यू। Choosing the right objective function for the problem is extremely important. तो आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने ऊपर क्या पढ़ा है, लॉस फंक्शन, ठीक है। तो ये जरा जहन में रखिएगा कि अब यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल की जाएगी वो लॉस फंक्शन ही है। तो आपका जो लॉस फंक्शन है आपकी प्रॉब्लम के मुताबिक होना चाहिए, अदरवाइज उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। योर नेटवर्क विल टेक एनी शॉर्टकट इट कैन टू मिनिमाइज द लॉस। तो मिनिमाइज क्या करेगा, लॉस को मिनिमाइज करेगा। So if the objective doesn't fully correlate with success for the task at hand, अगर आप का जो सक्सेस रेट है वो प्रॉपर वे में मैनेज नहीं हो रहा, योर नेटवर्क विल एंड अप डूइंग थिंग्स यू मे नॉट हैव वांटेड। तो आपका नेटवर्क उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देगा जो आप नहीं चाहते। इमेजिन ए स्टूपिड ऑप्टिमेट AI trained via SCD with this poorly chosen objective function, क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग द एवरेज विल बीइंग ऑफ ऑल ह्यूमन अलाइव। ये मैक्सिमाइज करेगा किसको, द एवरेज वेल बीइंग ऑल ऑफ ऑल ह्यूमंस अलाइव। देखिए कि अगर आप पुअरली चूज करते हैं, राइट वे के अंदर चूज नहीं करते ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो कितना बड़ा मसला जो है वो क्रिएट हो जाएगा। टू मेक इट्स जॉब इजियर, this AI might choose to kill all humans except a few and focus on the well-being of the remaining ones। क्या करेगी AI, आपके तमाम के तमाम इंसानों को खत्म कर देगी सिवाय चंद एक के। बिकॉज उसकी रीजन, एवरेज वेल बीइंग इजंट अफेक्टेड बाय हाउ मेनी ह्यूमंस आर लेफ्ट। एवरेज वैल्यू जो है वो इफेक्ट नहीं होती कि आपके कितने बचे हैं कितने नहीं बचे। दैट माइट नॉट बी व्हाट यू इंटेंडेड। तो फिर क्या करना है, जस्ट रिमेंबर दैट ऑल न्यूरल नेटवर्क्स आर यू बिल्ड विल बी जस्ट एज रuthless इन lowering their loss function। तो आपने लॉस फंक्शन को हमेशा कम ही करना है, बढ़ाना नहीं है। और ये कभी अपने आप इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। जी सर, कोई है आपके जहन में कि कभी लॉस फंक्शन को बढ़ाने की जरूरत भी पड़ी हो? इसको तो हमेशा कम ही किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा है मॉडल के। सो चूज द ऑब्जेक्टिव वाइजली और यू शैल हैव टू फेस अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट। तो अगर आप इसे ऑब्जेक्टिव वाइजली इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होगा आपको, ये सारी प्रॉब्लम आती है हमारे पास कि आप अगर इसको सही मैनर के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो ही ये जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज आपका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो इसकी मदद से आप उठा सकते हैं।
Fortunately, when it comes to a common problem such as classification, regression and sequence prediction, अब ये जो आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, सीक्वेंस प्रेडिक्शन, देयर आर सिंपल गाइडलाइंस यू कैन फॉलो टू चूज द करेक्ट। आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी, एक प्रॉपर वे प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आप कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा लॉस आपको इस्तेमाल करना है, करेक्ट लॉस, इफेक्टिव, रेलिवेंट। फॉर इंस्टेंस ऑप्शन, यू शैल यूज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फॉर ए टू क्लास क्लासिफिकेशन। अगर आपके पास यस या नो के अंदर, अब ये थोड़ा सा देखिए, मैं एग्जांपल्स आपको रियल लाइफ की और पंजाबी और देसी इसलिए देता हूँ ताकि आप इस माहौल से ज़्यादा मुताबिकत रखते हैं, आपको ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती हैं। तो आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जो है वो आसानियाँ, यही होता है अपना मिशन कि अल्लाह करीम हमें आसानियाँ हमारे लिए पैदा फरमाए और हमें आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। अदरवाइज देखिए कि किसी तहरीर को मुश्किल लिख देना महारत नहीं है, लेकिन किसी मुश्किल तहरीर को आसान पैराहे के अंदर बयान कर देना असल आसानी और जो है हुनरमंदी ये है। आप जितनी चीज़ें आसान करेंगे, आसान लिखना मुश्किल है, मुश्किल लिखना आसान है, आसान लिखना मुश्किल है। तो आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को तलाशा कीजिए कि किसी से आप मुताबिकत रखते हैं तो उसके अंदर आप इन चीज़ों को कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। फिर वो आपको क्या करेंगी, आपके माइंड के अंदर बैठ जाएंगी और आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, बाइनरी का वर्ड इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे आप क्या जहन में रखेंगे, यहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, इट्स मीन ये क्या है, टू क्लास क्लासिफिकेशन। और ये आप यहाँ से कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं जी। अगर आपके पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो, ठीक है, अब क्लासिफिकेशन है, तो आप क्या कहेंगे जो उसके अंदर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, टू क्लास, ये क्लासिफिकेशन वो ये, ठीक है, इसके अंदर बाइनरी। अब यहाँ से आप टू का वर्ड याद रख लें, ठीक है, यहाँ से आप बाइनरी का रख लें और बाइनरी के साथ ऑटोमेटिकली ये आपको याद आ जाएगा। जब आपको पता है कि बाइनरी है तो बाइनरी फिर क्रॉस एंट्रोपी कहेंगे, बाइनरी एटम तो नहीं कहेंगे, ठीक है, तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। तो ये आपको फिर चीजें याद आ जाती हैं उसका कीवर्ड याद रखने से। सिमिलरली कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी फॉर ए मैनी क्लास। अब ये कैटेगोरिकल आपके पास क्या होते हैं, सिलोजिज्म होता है फिलोसफिकल आइडियाज के अंदर। उसमें क्या होता है कि आप मुख्तलिफ स्टेटमेंट देते हैं, उसके अंदर यस या नो वाला काम नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर स्टेटमेंट के लिहाज से बताया जाता है कि ये सही है या गलत है। ये नहीं है कि स्टेटमेंट आपकी मुख्तलिफ सारी और आपने बता दिया कि बस यही सही है, उसके अलावा कोई ठीक नहीं। तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी उसी के मुताबिक आपकी आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो कैटेगोरिकल आप यहाँ से देख लीजिए, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, ये वर्ड पहले वाला चेंज है, यहाँ पे कैटेगोरिकल। अब कैटेगोरिकल आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, मैनी क्लास। यानी बाइनरी है तो टू क्लास है, कैटेगोरिकल है तो मैनी क्लास है, ठीक है, ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और जब इनका डिफरेंस करके याद करेंगे तो फिर तो और इजी हो जाएगा। मीन स्क्वेयर्ड एरर फॉर अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो रिग्रेशन के अंदर हम देखते हैं कि मीन स्क्वेयर एरर निकालते हैं, ठीक है। Connection is temporal classification CTC for a sequence learning problem। अब ये कनेक्शनिस्ट है, कनेक्शनिस्ट का क्या मतलब है, कनेक्शन मीन आपका एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ एक सीक्वेंस के अंदर लिंक है। जब आप ये कनेक्शनिस्ट की बात करेंगे तो आपके जहन में आ जाना चाहिए सीक्वेंस लेयर प्रॉब्लम। तो आप इन छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स को आसानी, अपने लिए आसानी पैदा किया कीजिए, ना कि उसको मजीद मुश्किल कर लिया कीजिए। उसको आसानी जो है ना वो हमें पैदा करनी चाहिए और आसान लहजे के अंदर हमें चीज़ों को याद रखना चाहिए। Only when you are working on truly new research problems will you have to develop your own objective function। जैसे सजाद भाई ने बात की है, आप क्या कर सकते हैं, खुद से भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लॉस फंक्शन को डिवाइस कर सकते हैं। In the next few chapters, you shall detain explicitly which law function to choose for a wide range of common tasks। अब देखिए कि यहाँ पे अगर उसने बताना होता आपको कि कौन सा फंक्शन किस तरह इस्तेमाल करना है, यहाँ पे बयान किया जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे बताता, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। इट्स मीन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। तो आप अगर उस परेशानी के अंदर रहेंगे कि जी अभी आ जाए, अभी आ जाए, अभी आ जाए, तो फिर क्या होगा, आपने जो यहाँ पे चीजें पढ़नी है बेसिक, आप वो नहीं पढ़ सकते, फिर आप उसी परेशानी के अंदर उसको लेके बैठेंगे जो अभी आपको समझ आना ही नहीं है, जिसकी अभी जरूरत ही नहीं है। तो हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है। इंट्रोडक्शन टू कैल्स।
Throughout this book, the code example use Keras. Keras is a deep learning framework है or Python that provides a convenient way to define and train almost any kind of deep learning. तो any kind of deep learning model के लिए आप क्या कर सकते हैं, Keras को इस्तेमाल कर सकते हैं. Keras was initially developed for researchers. Researchers के लिए बनाया गया था with the aim of enabling fast experimentation. इसकी मदद से आपके जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छी आती थी, आपके कोड जो है वो थोड़ा हो जाता था, बहुत जो है शॉर्ट कर दिया गया. और थर्ड पे आपके पास क्या है, फास्ट एक्सपेरिमेंटेशन. तो इसके आपने फास्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करवा सकते हैं. तो बाकी कोडिंग के थ्रू आपके एक्सपेरिमेंट बहुत देर से हुआ करते थे, लेकिन कैरस का ये भी एडवांटेज है कि उसने आपको फास्ट एक्सपेरिमेंटेशन की सहूलत दी है. अच्छा, इसके कुछ की फीचर्स हैं. इट अलाउज द सेम कोड टू रन सीमलेसली, बगैर किसी फर्क किए. ऑन सीपीयू और जीपीयू आप नहीं फर्क कर सकते कि ये जीपीयू पे रन कर रहा है या सीपीयू पे. ठीक है, तो सीपीयू पे भी आप अच्छे रिजल्ट देखेंगे जो कि जीपीयू पे देखते हैं. इट हैज़ अ यूजर फ्रेंडली एपीआई दैट मेक्स इट इजी टू क्विकली प्रोटोटाइप डीप लर्निंग मॉडल्स. तो ये एक यूजर फ्रेंडली एपीआई है, इजी है इस्तेमाल करने में, समझने में, अप्लाई करने में. ठीक है, और डीप लर्निंग मॉडल्स जो है इसकी मदद से तकरीबन तकरीबन जो है वो ट्रेन किए जा रहे हैं. इट API हैज API means जी सजाद भाई, एपीआई मीन्स जी सजाद भाई आप अवेलेबल हैं? नहीं, वो मीटिंग में नहीं है सर. चलेगी नहीं? मेरे ख्याल से उनके नेट का प्रॉब्लम है, अभी मीटिंग में नहीं है, लिस्ट पे नहीं है वो. अच्छा. अच्छा, इसे आप कहते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ठीक है, आपकी जो प्रोग्रामिंग के लिए आपको इन्वायरमेंट इंटरफेस जो क्रिएट किया जाता है वो आपका एपीआई होता है. समझ ये सकता सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएट होता है. आपको क्या करता है, टू एप्लीकेशंस टू टॉक टू ईच अदर. ये इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उनके दरमियान क्या करता है, एक आप समझ लें मीडियम क्रिएट करता है ताकि दोनों का एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट किया जाए. जिस तरह आप ईच टाइम यू यूज एन ऐप लाइक फेसबुक, आप क्या करते हैं कि मैसेज भेजते हैं और साथ आप वेदर भी चेक कर रहे होते हैं वहां से. ठीक है, अब वेदर का सारा सिस्टम हो रहा है, फेसबुक से उसका क्या लिंक है, लेकिन आप वहां पे वेदर भी चेक कर सकते हैं, वेदर नोटिफिकेशन भी आ सकते हैं आपको. ठीक है, आप इट्स मीन दो सॉफ्टवेयर को मिला के आप दोनों का एडवांटेज हासिल कर रहे हैं. इट हैज बिल्ट इन सपोर्ट फॉर कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स फॉर कंप्यूटर वीएम की ब्रांच, रिकरेंट नेटवर्क्स फॉर सीक्वेंस प्रोसेसिंग एंड एनी कम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो आपके पास क्या है, कम्बिनेशन होता है किसी भी दो कॉन्सेप्ट्स का. इट्स स्पोर्ट्स आर्बिट्रेरी नेटवर्क आर्किटेक्चर्स लाइक मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट मॉडल्स, layers sharing, model sharing, and so on. This means Keras is appropriate for building essentially any deep learning model. तो आपके पास ये बेहतरीन चॉइस है कि आप डीप लर्निंग मॉडल की ट्रेनिंग के लिए Keras का इस्तेमाल करें. Form a generative adversarial network to a neural tuning machine. आप इसको अपने तमाम मकासद के लिए, चाहे वो न्यूरल नेटवर्क्स का हो, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स का हो, कुछ भी हो, डीप लर्निंग मॉडल हो, लर्निंग मशीन, तो सबके लिए आप जो है वो कैरस का इस्तेमाल कर सकते हैं. कैरस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द प्रीवियस एमआईटी लाइसेंस. एमआईटी जो है उनकी तरफ से इसका लाइसेंस जो इशू किया गया, which means it can be freely used in commercial projects. It compatible with any version of Python from 0.7 to 3.6. तो 2.7 से अबव जितने भी पाइथन के वर्जन हैं तमाम के साथ क्या है, कंपेटिबल. Keras has well over 2 million users. तकरीबन तकरीबन 20 लाख इसके यूजर्स हैं, अरेंजिंग फ्रॉम एकेडमिक रिसर्चेस, सॉरी, टू लाख, 2 मिलियन 2 लाख, अरेंजिंग फ्रॉम एकेडमिक रिसर्चेस एंड इंजीनियर. तो वो इंजीनियर तबके से हो या एकेडमिक रिसर्चर हो, सबके लिए ये कैरस जो है वो तवज्जो का मरकज है.
at both startups and large companies to graduate students and hobbyists. तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या है ये आदत बन चुका है इन ट्रेनिंग के लिए मकासद के लिए इसे इस्तेमाल करना. Keras is used as at Google, Netflix, Uber, said Yelp, Scale, hundreds of startups working on a wide range of problems. तो इन मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों के अंदर क्या ये इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े पैमाने पे. और ये गूगल की तरफ टेंसर फ्लो जो है कैरस इज आल्सो पॉपुलर फेमस ऑन कैगल. तो कैगल पे भी ये तवज्जो का मरकज है. द मशीन लर्निंग कंपटीशन वेबसाइट. क्या ये कैगल क्या है मशीन लर्निंग कंपटीशन वेबसाइट है where almost every recent deep learning competition has been won using Keras model. तो Keras को इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं डीप लर्निंग कंपटीशन को विन कर सकते हैं. अब ये उसका एक इंटरफेस है आपके सामने इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से कि ये पाईटॉर्च टॉर्च चियानो कैफे ये आपके पास मुख्तलिफ लाइब्रेरीज थी. ठीक है लेकिन 2014 के अंदर जब ये कैरस आई है आस्ता 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 इसने इम्प्रूवमेंट की है तो ये मुख्तलिफ लाइब्रेरीज तब इस्तेमाल की जाती थी. 2015 फिर 16 है फिर आपके पास 17. तो 17 में यहाँ से इसकी जो 2016 है ना वहाँ से इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस बढ़नी स्टार्ट हुई. बाकी तमाम लाइब्रेरीज नीचे को आने लग गई जबकि कैरस जो है वो ऊपर जाने लगी है टेंसर फ्लो के साथ ही. ठीक है ये देखिए ये आपके पास टेंसर फ्लो है और ये आपके पास कैरस है. तो इट्स मीन इसने इम्पोर्टेंस जो है वो तकरीबन तकरीबन 2016 में गेन करनी स्टार्ट की है. तो ये आपका ग्राफ मौजूद है. तो यहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा लगाया जाता है. अब ये कैरस टेंसर फुल थियानो एंड CNT के Keras is a model level library providing high level building blocks for developing deep learning models. डीप लर्निंग के मॉडल्स के लिए आप जानते हैं इसे इस्तेमाल किया जाता है. इट डजंट हैंडल लो लेवल ऑपरेशन सच एज टेंसर मैनिपुलेशन एंड डिफरेंशिएशन. ये लो लेवल जो डिफरेंशिएशन टेक्निक्स और टेंसर मैनिपुलेशन है इनके लिहाज से इसको जो है ना ऑपरेट नहीं किया जा सकता. इंस्टेड it relies on a specialized well optimized tensor library to do so. इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है ये रिलाई करती है वेल ऑप्टिमाइज्ड टेंसर लाइब्रेरी सर्विंग एज अ बैकएंड इंजन ऑफ कैरस जो कि बैकएंड इंजन के तौर पे काम करता है कैरस के लिए rather than choosing a single tensor library and tying the implementation of Keras to that library. Keras handles the problem in a modular way. अब ये सी फिगर 3.3 यहाँ से आपको ये समझ आएगा करते हैं. फिर आपको ये वाली लाइब्रेरीज जो हैं वो कोडा और कोड एंड जो है वो आपके लिए बेहतरीन रहेंगी. ठीक है ये आपके मुख्तलिफ फ्रेम कर सकते हैं. ये जो आपको तो ये वो इस्तेमाल की सर्वर पे जाती है. जाके वो आपका सेव हो रहा है ऐसा ही है ना. जी जी बिल्कुल. तो अब देखिए कि आपके अगर जीपीयू नहीं भी लगा तो आप अगर वो कोलैब से इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आपको टीपीयू तक की सहूलत मौजूद है. ठीक है तो आपको बहुत ज़्यादा वो आज मिल जाता है फ्री के अंदर ही. लेकिन फिर भी आपको वो अमेजोन के ऊपर अपना अकाउंट तो बनाना पड़ता है वो सर्विसेज को अवेल करने के लिए. Several different backend engines can be plugged seamlessly into Keras. तो आपके वो Keras को enhance करने के लिए प्रोग्रेस को वर्क फ्लो को अब पीछे क्या करते हैं बैक दूसरे से आपके पास बैक एंड इंटरफेस मौजूद है. In this future it is likely that Keras will be extended to
वर्क विल इवन मोर डीप लर्निंग एग्जीक्यूशन इंजन्स। तो कैरस बहुत सारे दूसरे इंजन जो मुस्तकबिल के अंदर हमें हमारे सामने आएंगे मंजरेआम पे, उनके साथ भी इसका क्या होगा, इफेक्टिव मैनर के अंदर इंटरेक्शन होगी। TensorFlow, CNTK and Theano are some of the primary platforms for deep learning today. Theano is developed by the MILA lab at University de Montreal. TensorFlow is developed by Google and CNTK is developed by Microsoft. ठीक है, ये मुख्तलिफ उनके क्या हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। आप गूगल का क्या कर रहे हैं, टेंसरफ्लो को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह आप CNTK भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थियानो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने उनकी वो प्रोग्रेस देख ली कि थियानो आप कितना इस्तेमाल करते थे, आज आप देख लें कि कैरस जो है वो ही इस्तेमाल हो रहा है आपके पास ज़्यादा। और हत्ता कि इसने तो टेंसरफ्लो के जो है ना उस पर भी ये एक क्वेश्चन मार्क है कि उससे भी ज़्यादा इसको प्रेफर किया जा रहा है। तो अब उसने गूगल ने इसको अपने अंदर ही समोलिए शामिल कर लिया, ठीक है ना। इससे इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। Any piece of code that you write with Keras can be run with any of these backends. आप पाइथन, प्योर पाइथन से कोई भी कोड लिखते हैं तो कैरस में ये आसानी से रन किया जा सकता है बगैर किसी कोडिंग, without having to change anything in the code. You can seamlessly switch between the two during development. आप दो डेवलपमेंट के अंदर स्विच कर सकते हैं, which often proves useful. For instance, if one of these backend proves to be faster for a specific task, we recommend using the TensorFlow backend as the default for most of your deep learning model needs. डीप लर्निंग मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए, टास्क के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपके पास जो डिफॉल्ट सजेशन है ना वो क्या है, TensorFlow है, जिसके अंदर कैरस मौजूद है। Because it is the most widely adopted, scalable and production ready. तो इसकी आप इम्पोर्टेंस यहाँ से देख लें। और इसी की वो बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा ग्लोबली जो इस्तेमाल की जा रही है वो टेंसरफ्लो इस्तेमाल की जा रही है बस। Why TensorFlow, Theano, CNTK? Keras is able to run seamlessly on both CPUs and GPU. तो TensorFlow क्या करता है, CPUs पे भी और GPUs पे भी seamlessly रन करता है। अब when running on CPU, TensorFlow is itself wrapping a low-level library for tensor operation called iChunk. तो ये क्या करता है, लो लेवल लाइब्रेरी को क्या करता है, रैप कर रहा है फॉर टेंसर ऑपरेशन, उसे इस काबिल बना रहा है कि वो आप सीपीयू पे भी उसे इस्तेमाल कर लें। ऑन जीपीयू टेंसरफ्लो रैप्स अ लाइब्रेरी ऑफ वेल ऑप्टिमाइज्ड डीप लर्निंग ऑपरेशन कॉल्ड द NVIDIA कोडा डीप न्यूरल नेटवर्क्स लाइब्रेरी। ठीक है, आप जब जीपीयू इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके पास ये वाली लाइब्रेरीज जो हैं वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मौजूद होती है। डेवलपिंग विद कैरस क्विक ओवरव्यू। इसके अंदर आप देखते हैं डिफाइन योर ट्रेनिंग डाटा इनपुट टेंसर्स एंड टारगेट टेंसर्स। तो इसके अंदर आप डिफाइन करते हैं वो जो टपल्स क्रिएट करते हैं। फिर है डिफाइन नेटवर्क्स ऑफ लेयर्स ऑन मॉडल। तो अब ये आपको आर्किटेक्चर बता रहा है कि किस तरह आप जो है वो सारा काम करते हैं। आप फिर क्या करते हैं, लेयर्स को डिफाइन करते हैं, डेंसली कनेक्टेड आउटपुट इनपुट लिखते हैं। थर्ड पे कॉन्फ़िगर द लर्निंग प्रोसेस बाय चूजिंग एज लॉस फंक्शन। थर्ड पे आप लॉस फंक्शन ऑप्टिमाइजर्स ये चीजें जो है प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ पे आप फिर उसकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करवा देते हैं। iterate on your training data by calling the fit method of your model. There are two ways to define a model using the sequential class only for linear stacks of layers, which is the most common network architecture. अब ये sequential class जो है ये linear stacks के लिए, layers के लिए, और ये है common network architecture, common जो इस्तेमाल किया जाता है। Are the function API, functional API जो आपके पास है वो हम आखिर पे जाके नेक्स्ट क्वार्टर में पढ़ेंगे। और डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ्स ऑफ layers हमने ऊपर पढ़े हैं, which lets you build completely arbitrary architectures. अच्छा, as a refreshers here's a two-layer model defined using the sequential class. अब ये क्या है, अगर आप एक रिफ्रेशर हैं, here's a two-layer model defined. यहाँ पे क्या किया कि दो लेयर्स पे मुस्लिम मॉडल को डिफाइन किया गया यूजिंग द sequential class, और उसके अंदर जो क्लास की टाइप इस्तेमाल की गई है वो है sequential. Then we are passing the expected shape of the input data to the first layer. तो आप फर्स्ट लेयर के अंदर क्या करें, एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है। देखिए आपने कहा जी 784
इसमें से कितने निकलेंगे 32। एक्टिवेशन फंक्शन आपने इस्तेमाल किया रेलू, जो आप आंखें बंद करके लगा सकते हैं। लेकिन जो आपकी लॉस्ट लेयर है उसके अंदर आपने लेयर्स क्या क्या आपकी क्लासिफिकेशन थी, आपने कहा जी मेरे पास इनपुट डाटा जो है ना आउटपुट वो है 10 क्लासेस हैं, और एक्टिवेशन फंक्शन आपने प्रॉब्लम के मुताबिक लगाया सॉफ्ट मैक्स। ठीक है, आपने इस तरह मॉडल को क्या किया है, आर्किटेक्चर डिफाइन किया, एंड हियर द सेम मॉडल डिफाइंड यूजिंग द फंक्शनल एपीआई। लेकिन अगर आप इसको दूसरे इंटरफेस में देखते हैं तो आपके पास क्या इनपुट टेंसर है, लेयर्स डॉट इनपुट, आपने शेप को क्या किया डिफाइन किया, फिर आपने एक्स वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर आपने कहा लेयर्स डॉट टेंस 32, एक्टिवेशन फंक्शन बताया और इनपुट टेंसर आपने सामने बता दिया, फिर आपने आउटपुट जो है वो टेंसर लेस डॉट टेंस 10 एक्टिवेशन सॉफ्टवेयर कोरेक्स। अब देखिए ये आपके पास कितना इजी वे के अंदर लिखा हुआ कोड, ऊपर वाला 2 लाइनों में। ठीक है, ये देखिए, तो नीचे आप देख रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दोनों जो है वो सेम मॉडल के लिए सेम कोड है रिजल्ट में। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मॉडल्स डॉट मॉडल, इनपुट के अंदर आपने बताई इनपुट टेंसर और आउटपुट के अंदर आपने आउटपुट बताया, तो ये आपका क्या मॉडल का आर्किटेक्चर। With the functional API, you are manipulating the data tensor that are the model processes and applying layers to this tensor. आप इसमें क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इनपुट और आउटपुट बता रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, फिर मॉडल्स की लेयर को अप्लाई करवा रहे हैं। A detailed guide to what you can do with the functional API can be found in chapter 7. Until chapter 7, we shall only be use the sequential class in your code example. Chapter 6 के एंड तक हम जो है वो सीक्वेंशियल को इस्तेमाल करेंगे। Once your model architecture is defined, it doesn't matter whether you use the sequential model or the functional API. जब आपका आर्किटेक्चर डिफाइन हो जाता है तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सीक्वेंशियल मॉडल को इस्तेमाल करते हैं या फंक्शनल एपीआई को, क्योंकि दोनों से रिजल्ट जो है तकरीबन सेम ही ऑल ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन थोड़ा बहुत तो फिर डिफरेंस होता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर द सेम, जितने स्टेप्स आपको बताए हैं वो क्या है, आउटपुट के लिए आते हैं। द लर्निंग प्रोसेस इज कॉन्फ़िगर्ड इन द कंपाइलेशन स्टेप। अब वो जो लर्निंग वाला प्रोसेस आप समझते हैं ना कि मशीन लर्न करती है, वो कहाँ पे, कंपाइलेशन स्टेप, और वो क्या है वो हम देखते हैं। वेयर यू स्पेसिफाई द ऑप्टिमाइजर एंड लॉस फंक्शन। आर्किटेक्चर आपका क्या है, लोडिंग और तोड़ना उसको, ट्रेनिंग और टेस्टिंग वगैरह। जो आपके मॉडल की लर्निंग होनी होती है वो होनी होती है कंपाइलेशन स्टेप की मदद से, उसके बगैर नहीं हो सकती। Here's an example with a single log function, which is by far the most common case. अब आप देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, मॉडल डॉट कंपाइल करेंगे, इसके अंदर ऑप्टिमाइजर बताएंगे, ठीक है, ऑप्टिमाइजर डॉट आर एम एस प्रो। ये चीज हम जो है ना आगे चल के पढ़ेंगे। लॉस रेट जो है, लॉस फंक्शन हमने उससे बताया एम एस सी, ठीक है, मैट्रिक्स हमने उसे कहा दिया एक्यूरेसी। Finally, the learning process consists of passing numpy arrays of input data and the corresponding target data labeling to the model via the fit. जब हम फिट करेंगे तो वो क्या होगा, मॉडलिंग की ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, मॉडल की ट्रेनिंग। इनपुट टेंसर बताया, टारगेट बताया हमने, हमारा इतना बैच साइज उसको बता दिए और इपॉक्स बता दी। अब वो आपकी क्या करेगा, फिट करेगा। Over the next few chapters, you shall build a solid intuition about what type of framework architecture work for different kinds of problems. हाउ टू पिक द राइट लर्निंग, तो ये हम तमाम चीज़ों पर डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह आपने इसको डिवाइस करना है, किस तरह आपको मालूम होगा कि आपने क्या जो है वो लॉ फंक्शन इस्तेमाल करना है। सेटिंग अप ए डीप लर्निंग वर्क स्टेशन। Before you can get started developing a deep learning application, you need to set up your workstation. It's highly recommended, although not strictly necessary, that you run deep learning code on a modern NVIDIA GPU. वो आपको रिकमेंड की जा रही है, जबकि आपको नेसेसरी नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, आप जो भी इस्तेमाल करें, ठीक है। सम एप्लीकेशंस इन पर्टिकुलर इमेज प्रोसेसिंग विद कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स एंड सीक्वेंस प्रोसेसिंग विद रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स और सीक्वेंस प्रोसेसिंग जो हम वो आगे जाके पढ़ेंगे, तो इसकी मदद से भी इमेज प्रोसेसिंग की जाती है विद एक्सक्लूसिवली ऑन सीपीयू। Even a fast multi-core CPU
तो सीपीयू के ऊपर क्या है, बहुत हद दर्जे तक जो है सीपीयू पे क्या करेगी, स्लो हो जाएगी। हत्ता कि आपका वो मल्टी कोर सीपीयू भी हो, जितने भी उस पर कोर लगे हों, हाई से हाई कोर आपके पास सीपीयू 4 8 कोर जितने भी, लेकिन आपके पास सीपीयू जो है वो आखिरकार थक के बैठ जाता है। एंड इवन फॉर एप्लीकेशन डेटा रियलिस्टिकली भी रन ऑन सीपीयू, वो तमाम की तमाम एप्लीकेशन के लिए जो आपके सीपीयू पे रन हो रही है, यू शैल जनरली सी स्पीड इंक्रीज बाय फैक्टर आर 5/10 बाय यूजिंग मॉडर्न जीपीयू। आप 5 से 10 टाइम स्पीड को बढ़ा सकते हैं जीपीयू की मदद से। इफ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल अ जीपीयू ऑन योर मशीन, you can alternatively consider running your experience on AWS। ठीक है, तो ये आपको बताई गई कि AWS क्या है, आपको मालूम है सारा। उसकी मदद से आपको जो है ना सर्विस अवेल करते हैं, आप मशीन्स वगैरह अवेल करते हैं, इंस्टांस जहाँ जीपीयूज लगे हैं, हाई क्लास जीपीयू, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। बट नॉट दैट क्लाउड जीपीयू इंस्टांसेस कैन बिकम एक्सपेंसिव ओवर टाइम। तो ये वक्त के लिहाज से क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं प्राइस के लिहाज से। Whether you are running locally in or in the cloud, it's better to be using a Unix workstation. Although it's technically possible to use Keras on Windows, ये पॉसिबल तो है Keras आप विंडो पे इस्तेमाल करें, all three Keras backend support Windows। We don't recommend it, लेकिन क्या कह रहा है कि आप हम इसे रिकमेंड नहीं करते। In the installation instructions in appendix, we shall consider an Ubuntu machine। ये उबंटू का जो इंटरफेस है बस वो जो है इसको करते हैं कंसीडर, अंडर कंसिडरेशन होता है। इफ यू आर अ विंडोज यूजर, द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन टू गेट एवरीथिंग रनिंग इज टू सेट अप एन उबंटू डुअल बूट ऑन योर मशीन। तो इसकी मदद से वो आपको मसला हल हो सकता है। इट मे सीम लाइक अ हैजल, परेशानी होती है, बट यूजिंग उबंटू विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड ट्रबल इन द लॉन्ग रन। उबंटू पे ये क्या करता है, आपके लिए आसान हो जाता है बहुत। Note that in order to use Keras, you need to install TensorFlow or CNTK or Theano, or all of them if you want to able to switch back and forth among the three backends। तो आपको क्या होगा, इंस्टॉल करनी होगी TensorFlow, CNTK, Theano, if you want to be able to switch back and forth among the three backends। In this book, you shall focus on TensorFlow with some light instructions relative to Theano। We will not cover CNTK। ठीक है, तो थियाना के मुतालिक थोड़ी सी वो बातचीत करेगा, लेकिन CNTK के मुतालिक नहीं करेगा। जुपिटर नोटबुक्स द प्रेफर्ड वे टू रन डीप लर्निंग एक्सपेरिमेंट। ये अब देखिए जुपिटर नोटबुक्स हैं, हालांकि यहाँ पे हमारे पास वो बहुत स्लो होती है जुपिटर नोटबुक पे, इसकी निस्बत आप कोलैब पे करेंगे तो बहुत फास्ट टीपीयू तक की आपको सहूलत है वो मौजूद है। सर लेकिन बहर जी जी सर ये वैसे ये काफ़ी बेसिक चीज़ें नहीं बता रहा, ये तो हम पाइथन में भी मतलब कर चुके हैं। इसका बताने का मकसद क्या वैसे एक बात है। कौन सी वाली? जैसा ऊपर सर इसने बताया कि राज के वो के राज कह रहा हूँ जीपीयू सीपीयू, और उसके अलावा ये जुपिटर के बारे में बता रहा है, तो ये चीज़ें तो हम काफ़ी ज़्यादा पाइथन में डिस्कस कर चुके हैं ना। देखिए कि वो डीप लर्निंग के लिहाज से बता रहा है कि आपके पास बहुत बहुत बड़े जो है ना वो प्रॉब्लम आती हैं। तो आपने जब सीपीयू पे एक बंदा है, अब देखिए उसे नहीं मिलूँ कि सीपीयू पे ये चलेगा नहीं, वो सीपीयू पे बेचारा बैठ जाता है इन प्रॉब्लम को लेके। अब वो जब कोड रन करेगा उसके कितनी देर लग जाएगी, वो हो सकता है 5 दिन लग जाए उसे। ठीक है, इतनी यानी उसकी अगर वो कोर की और बहुत हल्का कंप्यूटर और सीपीयू, अब वो बेचारा सोचेगा यार मसला क्या है, यहाँ पे रन नहीं हो रहा। एक बंदा जिसकी मशीन पे तो सेकंडों में रन हो जाता है, मसला ये है। जब तक उसे ये नॉलेज नहीं होगा कि वो सीपीयू पे रन करे, जीपीयू पे करे, टीपीयू पे करे, या वो एडब्ल्यूएस से सर्विसेज को अवेल करे, या उबंटू का इंटरफेस जो है वो उसे इंस्टॉल कर ले। अब जब वो चीज़ों उसके साथ उसके इलम में होंगी तमाम चीज़ें, तो वो इफेक्टिव मैनर के अंदर अपनी चीज़ों को बगैर वक्त ज़ाया किए लेके चल सकता है। तो ये मकसद है उनका बताने ओके। का। जुपिटर नोटबुक यहाँ पे बताई गई है, लेकिन हम तो कोलैब को देखते हैं कि वो ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव है। बहरहाल बुक में उन्होंने जुपिटर का लिखा तो पढ़ते हैं। जुपिटर नोटबुक्स आर ए ग्रेट वे टू रन डीप लर्निंग एक्सपेरिमेंट। आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं।
द मैनी कोड एग्जाम्पल इन दिस बुक, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल भी दी गई है। They are widely used in the data science and machine learning communities. और ये डाटा साइंस और मशीन लर्निंग कम्युनिटीज में ये बेहद दर्जा जो है वो मकबूल है। नोटबुक इज अ फाइल जनरेटेड बाय द जुपिटर नोटबुक। अब ये एक नोटबुक जिसकी हम बात करते हैं कि नोटबुक सेंड कर दें, ये दरअसल एक फाइल ही है जो जुपिटर नोटबुक से जनरेट की जाती है, विच यू कैन एडिट इन योर ब्राउज़र। आप जुपिटर के अंदर इसको दोबारा ओपन करके क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। इट मिक्सेस द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट पाइथन कोड विद रिच टेक्स्ट एडिटिंग कैपेबिलिटीज फॉर एनोटेटिंग व्हाट यू आर डूइंग। तो आपको ये करती है कि जो कुछ आप राइट कर रहे हैं उसके मुतालिक आप वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोड को रन कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। A notebook also allows you to break up long experiment into smaller pieces। तो आपको एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है उसको आप क्या करते हैं, स्टेप्स के अंदर तोड़ लेते हैं। आप वहाँ पे हेडिंग लिखते हैं, आपको वो आसानी हो जाती है, वहाँ पे फिर आप कमेंट करते हैं, वो चीज़ें आपके लिए आसानी जो है वो क्रिएट करती हैं। Which makes development interactive and means, और वो एक मीनिंगफुल और इंटरेक्टिव डेवलपमेंट प्रोसेस आप जब आपका जो होता है वो क्या करते हैं, एक बेटर रिप्रेजेंटेशन होती है। यू डोंट हैव टू रीरन ऑल ऑफ योर प्रीवियस कोड इफ समथिंग गोज रॉन्ग लेटर इन एन एक्सपेरिमेंट। तो आपको करना क्या होता है कि अगर कोई मसला आ गया, कोई एरर, कोई बग आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे बग है वहां पे सिर्फ उसे एडिट करके चेंज करना पड़ता है। अदरवाइज सारा कोड दोबारा आपको रन और एडिट वगैरह नहीं करना पड़ता, ना उसकी जरूरत होती है। We recommend using Jupyter Notebooks to get started with Keras, although that isn't a requirement. A requirement तो नहीं है। You can also run stand-alone Python scripts or run code from within an IDE such as PyCharm। तो आप वो दूसरे भी इंटरफेस इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म। All the code examples in this book are available as open source notebooks। ये open source notebook हैं, you can download them from the book website at www.manning.com। और ये आपको लिंक प्रोवाइड किया कि जहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, getting Keras running। To get started in practice, we recommend one of the following two options। सर ये काफी नहीं आज? हमारी क्लास का टाइम तो है 3:30 11 तक। तो ये कितने हमारे पास, मेरे ख्याल से 10 मिनट हैं हमारे पास, पढ़ लेते हैं। फिर जितनी हमारी स्पीड देखिए, समझ लें आसान, एक एक लाइन हम पढ़ रहे हैं, हमारा कवर अप हो जाएगा। तकरीबन कोई 125 पेजेस हमने पढ़ने हैं, अभी तो ये 67 हुए हैं, तो 30 और तकरीबन 50 पेजेस पढ़े हैं, तो हम चाहते हैं कि कवर अप हो ही जाए। अच्छा, गेटिंग स्टार्ट, यूज द ऑफिशियल EC2 डीप लर्निंग AM। अब ये एक अमेजोन की आपके पास लिंक है, यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं ये चीज़ क्या है। सॉरी, ये इधर से खुल गई, तो मैं नए लिंक पे खोलता हूँ। ये आपके पास थर्ड लिंक अवेलेबल है। ये आपके पास AWS डीप लर्निंग AM हैं, ठीक है। आप जब ये अकाउंट बना लेंगे तो फिर आप जो है ना सर्विसेज हैं वो मिल जाती हैं। सर्वर मिलता है ना सर, आपको सर्वर प्रोवाइड किया जाता है? जी जी, कि वो
जी जी, उसको फिर आप एडमिनशिप आपको मिल जाती है, वो आपके पास होता है सारा उसकी आप उसको समझ लें, लीडरशिप आपके पास होती है उसकी, आप उसको अवेल कर सकते हैं, नहीं जैसे सर, चाहें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये इसलिए है ना, अगर आपका काम मतलब बहुत हैवी किस्म का है तो टीपीयू पे भी अगर वो नहीं चल रहा तो ये उस पर्पस के लिए, मेरे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जी जी, अगर आपका लोकली देखिए काम हो रहा है, हम ये करते हैं, हमने वो बाइनरी क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और हाउस प्राइसिंग प्रेडिक्शन, कार प्राइस प्रेडिक्शन, ये तमाम के तमाम हमने लोकली किया है ना, जी जी। लोकल होस्ट पे किया, तो आपका कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत हैवी डाटा सेट है उसकी बात है, फिर यहाँ पे आपको हैवी जीपीयू प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके लिए आप फिर इसे कर सकते हैं। अदरवाइज आपके, अगर आप लोकल होने वाले काम भी यहीं से करेंगे तो आपको बिल पे करना पड़ेगा, मसला तो कोई नहीं है, वो आप यहाँ से कर लें, वो 1 सेकंड में हो जाएगा। अगर पैसे आपके 10 मिनट लग रहे हैं तो यहाँ पे वो 1 सेकंड में हो जाएगा, बस मसला ये है, लेकिन उसके लिए बिल पे करना पड़ेगा इजाफी। तो जो काम आपका लोकली हो जाता है उसे आप लोकली कर लीजिए, और जो जहाँ पे आपकी लिमिट खत्म है लोकली होस्ट की, वहां पे आप फिर ग्लोबली होस्ट जो आपका अमेज़न है वहां से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये उसने बताया आपको कि यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर है इंस्टॉल एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच ऑन ए लोकल यूनिक्स वर्क स्टेशन। तो दो ऑप्शन है आपके पास कैरेट्स को रन करने के लिए। ये कोई थोड़ी सी गाइड है ubuntu के मुतालिक है, ये अपेंडिक्स बी अपेंडिक्स ए, ठीक है, ये उस हवाले से बात कर रहा है ubuntu पे जिस तरह आपने इसे क्रिएट करना और लिंक करना। रनिंग डीप लर्निंग जॉब्स इन द क्लाउड, प्रोस एंड कॉन्स। इफ यू डोंट already have a GPU that you can use for deep learning, then running deep learning experiments in the cloud। तो वही बात है कि अगर आपके पास GPU बेस्ड सिस्टम नहीं है, फिर क्या करें, आप क्लाउड को इस्तेमाल कर लें। फिर आपको वो मशीन जो है, वो जो लाख आपने खर्च के अच्छी मशीन लेनी है खुद से, वो आप उन्हें पे कर दें, कुछ पैसों में दे दें, ठीक है, तो वो आपका काम जो है वो चलता रहेगा, बिल पे कर लें। लो कॉस्ट फॉर यू टू गेट स्टार्टेड विदाउट हैविंग टू बाय एन एडिशनल हार्डवेयर, ठीक है, तो कोई आपको एडिशनल हार्डवेयर नहीं, आप कोर i5 ले लें, i3 ले लें, ठीक है, तो आप वो अगर AWS है आपके पास तो आप वो सारा काम आपको हो जाएगा। If you are using Jupyter notebooks, the experience of running in the cloud is no different from running locally। तो locally और globally कोई फर्क नहीं है उसमें। As of mid 2017, the cloud offering that makes it easier to get started with deep learning is definitely AWS। But if you are a heavy user of deep learning, अगर आपके पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फिर this setup isn't sustainable in the long term or even for more than a few weeks। तो आपका चंद हफ्तों के लिए भी ये काम जो है वो इफेक्टिव मैनर के अंदर सस्टेनेबल नहीं रहेगा। EC2 instances are expensive। The instance type recommended in Appendix B, which one provide you with much power, cost $0.90 per hour as of mid 2017। 2017 में ये पर आवर आपको $0.90 जो है वो चार्ज करता था। Meanwhile, a solid consumer class GPU will cost you somewhere between 1,000 and $1,500, a price that has been fairly stable over time। तो ये एक सस्टेनेबल प्राइस भी है आपके पास, फेयरली प्राइस भी है, फेयर प्राइस है टाइम के लिहाज से। इवन एज द स्पेसिफिक ऑल दीज जीपीयूज कीप इम्प्रूविंग, जैसे जैसे आपके जीपीयूज की परफॉर्मेंस बेहतरीन हो रही है तो टाइम के साथ साथ उनकी कॉस्ट भी, एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है। If you are serious about deep learning, you should set up a local workstation with one or more GPUs। आप अपना एक GPU लोकली भी क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ GPUs को लिंक करवा के, ठीक है। अब जिस तरह वो सुपर कंप्यूटर है, उसके अंदर क्या है, वो एक पूरा सुपर कंप्यूटर, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ प्रोसेसर, GPUs, TPUs वो आपस में क्या किया, कनेक्ट किए हैं, और वो उन तमाम का रिजल्टेंट जो है वो इकट्ठा होके आपको मिलता है, तो उनकी पावर जो है वो इकट्ठी हो जाती है, तो वो इकट्ठी होती है तो फिर उनकी स्पीड जो है वो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। In short, EC2 is a great way to get started। You should follow the code example in the book entirely और ये तमाम चीजें लिखी। What is the best GPU for deep learning?
इफ़ यू आर गोइंग टू बाय ए जीपीयू, अभी अगर वो ये बता रहा है कि आप अगर लोकली सारे ये काम करना चाहते हैं कि लोकली कौन सा अच्छा जीपीयू मैं खरीदना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको ये रहनुमाई प्रोवाइड कर रही है। द फर्स्ट थिंग टू नोट इज दैट इट मस्ट बी एन NVIDIA जीपीयू। तो ये आपके पास जीपीयू ये वाला होना चाहिए। NVIDIA is the only graphics computing company that has invented heavily deep learning so far. And for modern deep learning frameworks can you only run on NVIDIA cards. तो ये compatible है सिर्फ इसी के साथ, इसीलिए आपको सिर्फ ये वाले खरीदना। अब देखिए ना, एक बंदा जिसे पता ही नहीं है कि कौन सा लूंगा, कोई और जीपीयू ले आएगा, अब वो कंपैटिबल नहीं है उसके साथ, तो वो क्या, उसका वक्त और पैसे ये तमाम चीजें ज़ाया हो जाएंगी। इसीलिए ये आपको चीज़ें थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ, ताकि आपका वक्त और पैसा जो है वो ज़ाया ना। एज ऑफ mid 2017 we recommend the NVIDIA Titan XP as the best card on the market for deep learning। तो वो जो रिकमेंडेशन उनके तरफ से होती है, बराह करम अगर आप लोकली क्रिएट करना चाहते हैं वर्क स्टेशन, तो फिर आप उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक चलें, क्योंकि वो उन्होंने इनके साथ कंपेटेबिलिटी जो है वो जनरेट की होती है। फॉर लोअर बजट्स यू मे वांट टू कंसीडर द GTX 1060। अगर आपका बजट जो है वो हाई नहीं है, तो फिर आप GTX 1060 जो है वो अवेल कर सकते हैं। इफ यू आर रीडिंग these pages in 2000 or later, take the time to look online for fresh recommendation। अगर आप 2018 से ऑनवर्ड हैं, तो फिर आप उनके न्यू और फ्रैक्शन जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो फ्रेशर जो ले सकते हैं कि उनकी फ्रेशर रिकमेंडेशंस कौन सी हैं, बिकॉज न्यू मॉडल्स कम आउट एवरी ईयर। तो हर साल उनके नए मॉडल जिस तरह गाड़ियों के, बाइक्स के आते हैं, इसी तरह इनके भी सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के आते हैं मॉडल। For this section onward, we shall assume that you have access to a machine with Keras and Independence installed। आपके पास ये डिपेंडेंसीज जितनी है वो इंस्टॉल्ड होंगी, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है कि हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास एक्सेस है मशीन के लिए, कैरस के लिए, प्रेफरेबली विद जीपीयू सपोर्ट। तो प्रेफर करें आप जीपीयू सपोर्ट वाली मशीन को। मेक श्योर यू फिनिश दिस स्टेप बिफोर यू प्रोसीड। तो डीप लर्निंग मॉडल के ऊपर काम करने से पहले आपको चाहिए कि आप जीपीयू सपोर्ट मशीन जो है उसे पोस्ट कर रहे हैं। गो थ्रू द स्टेप बाय स्टेप गाइड्स इन द अपेंडिक्सेस एंड लुक ऑनलाइन इफ यू नीड फर्दर हेल्प, ठीक है। तो ये तमाम चीजें। क्लासीफाइंग मूवी रिव्यूज। अब हम असल चीज टॉपिक की तरफ आते हैं, वो हमारी थोड़ी सी क्या थी, रहनुमाई थी। टू क्लास क्लासिफिकेशन और बाइनरी क्लासिफिकेशन में बी द मोस्ट वाइडली अप्लाइड काइंड ऑफ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। टू क्लास यानी बाइनरी क्लासिफिकेशन आपके पास मोस्ट वाइडली अप्लाइड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम की काइंड है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न टू क्लासिफाई मूवी रिव्यूज एज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको यस या नो, पॉजिटिव और नेगेटिव में बताना। द IMDb data set। You shall work with IMDb dataset, a set of 50,000 highly polarized reviews from the internet movie database। अब ये मूवी के रेलिवेंट है, आपके पास 50,000 क्या है रिव्यूज हैं। They are split into 20 to 25,000 रिव्यूज हैं आपके पास, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। और 25,000 उसने इक्वली इनको क्या किया है, डिवाइड किया। अब इसकी जरा रीजन सुन लीजिए कि ये क्यों है। क्योंकि जब आप बस बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, यस या नो, तो उसमें फिर इक्वल आपके पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग मवाद जो है, डेटा आपके पास मौजूद होना चाहिए। थोड़ी सी इसके अंदर बात जो है वो काबिल गौर है। इसके अंदर दोनों आपको फिर इक्वल, यानी आपने दोनों के साथ क्या करना है, मसावत करनी है। 50% नेगेटिव, 50% पॉजिटिव रिव्यूज। व्हाई यूज। सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव उससे क्या मुराद है, रिव्यूज से? जी मैं बताता हूँ। देखिए कि आपको इनहेंस करने के लिए आपकी हौसला अफजाई की जाती है, और किसी सूरत में हो, आपको शाबाश दी जाए, आपको इनाम दिया जाए, गिफ्ट दिया जाए, ठीक है। कोई आप नहीं सर, ये मैं एक मिनट, अच्छा ये फिर हम कल ही डिस्कस कर लेंगे जी, आप कर दें।